सर जो भी उस किताब में लिखे हैं एकदम वो तो हम लोग अपने आंखों देखी हाल है, लेकिन आज हमारे मलबा वर्ग में हमारे जो भी जितनी बहनें हैं मुशहर या भाई लोग हैं अपनी आवाज को उठाते हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेखक चिंतन करने वाले और रावत जी के साथ हैं और काम करने का अवसर मिला, इसके लिए एसडीएम को बहुत बहुत बधाई। मंगिता जी इतना ही बात करेंगे? आप तो बहुत कुछ इतने सालों से है, आप बताएं प्रेरणा केंद्र के क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या स्ट्रगल किया? आपको तो ज्यादा बात करनी चाहिए। असली डॉक्यूमेंटेशन तो आपका जो आई विटनेस डॉक्यूमेंटेशन। नहीं, अभी तो हमारे गांव में निगरानी कमेटी वगैरह सब कुछ बन गई है और जो भी दिक्कतें होती है लोग आके थाने से ब्लॉक से जिले तक जाते हैं और लगभग हमारे देवरिया डिस्ट्रिक्ट में 17 मुसहर बस्ती हैं, 17 गांव में जाते हैं और हर गांव में निगरानी कमेटी है और जो भी दिक्कतें होती है तुरंत लोग, अभी इस समय तो कोरोना के चक्कर में फोन से बात हो जाती है और वहाँ का देखा जाता है कि कैसे क्या हो सकता है, क्या समाधान किया जाए। बाकी सबका मार्गदर्शन मिलता ही रहता है। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति आगे की रणनीति है कि इस जगह को इतना खूबसूरत बनाए कि आप मुंबई भूल जाए और दिल्ली भूल जाए, आके यहाँ मलहौर में रहे। अनिल जी ने बात कर लिया? अनिल जी ने बात नहीं किया अभी तक। अनिल जी आप तो रखे अपनी बात को। मैं आपके आने का वापस आने का इंतजार कर रहा था। अब ये टेक्नोलॉजी का यही कमाल होता है ना, कभी बाहर फेंक देती है। सबको जय भीम। जय भीम जी। मैं मिस्टर रावत जी को 2008 के पहले नहीं जानता था, शायद कुछ कम्युनिकेशंस वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन 2008 में जब से उनके साथ मुलाकात हुई है तो उनको मैं लगातार पढ़ रहा हूँ और उन्होंने उनके रोज के जो आर्टिकल्स है कि उनका एक जो बात है कि कोई भी जो करंट इशू है जो वर्तमान में चल रहा है उसके ऊपर लिखना और वो भी तुरंत लिखना, ये उनकी एक बहुत खूबी है। और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि रावत जी कब पढ़ते हैं उसके बारे में, कब उसके बारे में चिंतन करते हैं और तुरंत लिख देते हैं। तो और उनके जो विचार है जो बिल्कुल लोगों से अलग रहते हैं और वो सोचने पे मजबूर कर देते हैं सबको कि भाई ये कुछ नई बात बोली जा रही है वही विषय के ऊपर जो कोई लिख नहीं रहा है। उनका मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ा था, राइज एंड रोल ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ कि वो जो हिस्ट्री है वो रावत जी ने पूरी हिस्ट्री निकाल के वो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी को जो बिल्कुल भी इग्नोर किया गया है, जिसके बारे में फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ भी नहीं हिस्ट्री में नहीं हम पढ़ पाते हैं, वो सब चीज़ें को उन्होंने बहुत खूबी से इस किताब में लिखी है। और वो किताब पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि रावत जी का एक मतलब पढ़ने का लिखने का जो अंदाज है उसमें मैं जब भी उनके किताब पढ़ता हूँ या उनके आर्टिकल पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि रावत जी मुझे खुद बोल रहे हैं, मतलब उनकी जो खुद मेरे कानों में रावत जी की आवाज आती है। तो एक एक ये जो एक्सपीरियंस है मैं किसी और ऑथर के लिए नहीं आता है, लेकिन रावत जी के बारे में आता है क्योंकि वो जिस तरह से लिखते हैं वो बिल्कुल एकदम सरल और सिंपल होता है, लोगों को समझ में आता है। हालांकि ये जो अभी की जो किताब है हिंदी, इसमें है काफी हिंदी शब्द जो मुझे कुछ समझ में नहीं आए, शायद मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, वो एक होगा। और उनका जो दूसरा भी जो किताब है कॉन्टेस्टिंग मार्जिनलाइजेशन, वो भी उन्होंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लेके उनको बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया है। मैं समझता हूँ ये जो किताब आई है, ये किताब अगर मुझे कुछ दिन पहले मिली होती तो मेरा जो रिसर्च टॉपिक है उसमें मैं कुछ और अच्छी तरह से लिख सकता, क्योंकि उसके पहले 2015 में मैं विवेक जी, मिस्टर विजय नाग और हम बहुत सारे साथी वहाँ गए थे। और रावत जी का जो मेन फंक्शन होता है वो मार्च में होता है,
लेकिन मार्च में हमको जरा जाना मुश्किल हो जाता है, तो हम दिसंबर में गए थे। और वहाँ का जो पूरा जो मुशर बस्ती है, वहाँ पे भी हमने पूरा गए, हम बहुत सारे लोगों से मिले और हमको वहाँ का जो स्थिति है उसका एक अंदाजा आ गया कि भाई ये कितने डिफिकल्टी में लोग रहते हैं। और लेकिन रावत जी ने जो प्रेरणा सेंटर जो बनाया है उसके वजह से वहाँ पे काफी बदलाव दिख रहा है। और उसके पहले क्या था इसका भी हमको वहाँ पे पता चला कि ये जब 2007 में 8 में 9 में जब काम करना चालू किया तो उस वक्त किस टाइप का परिस्थिति था और आज का क्या इम्प्रूवमेंट है, वो देख के हमको लगा कि हाँ भाई ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और किताब में जो रावत जी ने डॉक्यूमेंटेशन किया है तो मुझे लगता है ये हिस्ट्री की बहुत बढ़िया किताब है। और आगे लोगों को ये माइलस्टोन माना जाएगा कि एक मुशर की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी या मुशर के बारे में कोई बात करेगा तो ये किताब को पढ़े बगैर या उनके कंटेंट को इग्नोर करके कोई भी लिख नहीं पाएगा। और उन्होंने जो पद यात्रा के भी जो वर्णन दिए, जो हमने सिर्फ पहले इंटरनेट पे उनका जो फेसबुक पे आता था उसमें से पढ़े थे, उसका एक डिटेल में एक जो बातें पता चली। तो ये किताब में उन्होंने जो मेंशन किया है कि पर्टिकुलरली उनका जब जब उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था वो मुझे मुझे नहीं पता था, क्योंकि उनका जो यात्रा था उसको मैं फॉलो कर रहा था। तो दो यात्रा की उन्होंने, सेकंड वाली यात्रा, पहली वाली यात्रा में तो शायद मैं उनसे जुड़ा नहीं था, लेकिन जो उन्होंने जो वर्णन किया है तो वो आई मीन ऐसा बहुत रेयरली होता है कि दिस इज द एक्चुअली लीडरशिप की क्वालिटी है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इतना तकलीफ होने के बाद, पैर में फ्रैक्चर होने के बाद, प्लास्टर लगने के बाद, जैसा मैं सोचता हूँ कि भाई मैं अगर उस समय होता तो क्या होता, शायद मैं नहीं जा पाता, मैं बोलता नहीं जाने दो, हम यात्रा पोस्टपोन करते। लेकिन रावत जी ने जो यात्रा कंटिन्यू की और वो जो लीडरशिप का क्वालिटी है वो बहुत रेयर लोगों में होता है। और यही होता है कि जिसके वजह से ये सब वहाँ के जो लोगों की वस्ती में या लोगों को जीवन में जो बदलाव आ रहा है, यही कारण है कि रावत जी का जो लीडरशिप क्वालिटी है उसके वजह से। उन्होंने जो माई का संघर्ष एक जो बात की है किताब में, वो भी पढ़ के मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। और ऐसा लगता है कि ये जो अपने जो जिस तरह से लिखा है कि बहुत सारी चीजें अपने 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 सामने हो रही है, और ये जो लिखने का तरीका ये मुझे रावत जी का बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि ये किताब जो है ये आज नहीं तो कल अंग्रेजी में ट्रांसलेट होनी चाहिए, तो दैट इंटरनेशनल ऑडियंस को भी ये जा सके। इंडियन लोग तो उसमें हिंदी में लिखा बहुत अच्छा है कि पहले हम लोगों को पढ़ने को मिला, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी अपने लिखना चाहिए और इसको पब्लिश करना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद बहुत अनिल जी, आपने बड़े विस्तार पूर्वक बात रखी। और आप हिंदी में लिखने का मकसद ये था कि जिनके लिए किताब लिखी जा रही है उनको पता रहे कि आखिर कोई झूठ तो नहीं लिख रहा कहीं हमारे बारे में। ये भी अंदाज होना चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कौन साथी? अभी बहुत सारे हैं साथी, छूटा कोई नहीं है। शोभना आप हैं? सर मैं हूँ। अच्छा, आपका लाव लगा हुआ ना, तो शोभना ने दिखाई दे रही इसलिए। तो चलिए, आप भी बोलिए, अपनी बात को रखिए। कुछ बिल्कुल, जय भीम। मुझे बस बोलना, इसलिए मैंने आपको जाना था 2012 में। एक लखनऊ में प्रोग्राम था जो आपकी यात्रा का समापन का दिन था और उसका मैं हिस्सा बनी थी। लास्ट में जो सभा के रूप में आप लोग विसर्जित किए थे यात्रा को, जो पद यात्रा की बात अभी रामचंद्र जी ने बात की, और जो उस टाइम के साथी हैं वो संघर्षशील साथी हैं, उनके सबके योगदान रहे हैं। मैंने पहली बार जब आपको सुना था तभी से मुझे ऐसा बहुत सारी सोचनीय चीजें हैं आपके पास में, और आपने एक वो साहस दिया है जो मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों से जुड़ करके आपके द्वारा तर्क की कसौटी पर उतरना मैंने सीखा है खुद ही।
और बाकी अगर प्रेरणा केंद्र की मैं बात करूं तो उस प्रेरणा केंद्र के संघर्ष जो रहे हैं, उन संघर्षों में जो साथी वहां के रहे हैं लोकल स्तर के, अभी भी जो साथी हैं उनसे कार्यक्रमों के दौरान मुलाकात होती है और वो अनुभव सुनने को मिलते हैं। जब तो कभी कभी रोंगटे भी खड़े होते हैं जब माइक के पास बैठो या सुकट भाई के साथ बैठ के चर्चा होती है। गाँव के और जो लोग हैं, बच्चे हैं वहाँ के छोटे छोटे, तो बहुत सारी चीजें एक लंबे संघर्ष के बाद एक बदलाव में आई हैं। लेकिन अभी भी वहां पर एक बहुत बड़े काम को करने की एक जरूरत ये भी है, जिसकी प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है, कि जो वहाँ उस कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं, उस समुदाय की जो महिलाएं हैं, वो किस तरीके से अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ पाए। जिसके लिए वहां पर मैंने देखा है कि खेती से ही, कृषि कार्य करके ही, उसमें सब्जी का रोजगार करके कहीं कुछ ऐसा एक प्रयास की शुरुआत की गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन सारे संघर्षों में जितने भी संघर्षशील साथी हैं, आज तक मतलब जो लोग हैं जिंदा हैं, जो लोग गुजर गए हैं, सभी की यादें, सभी के संघर्ष, सभी के सपने, सभी की आवाजें, सभी का इतिहास, व्यक्तिगत, पारिवारिक, वहां ये नहीं लगता है कि मतलब ये किसी दूसरे की जगह है या हम किसी गैर जगह पे बैठे हुए हैं। रियली ये बहुत अच्छा, मैंने अभी इसमें लिखा भी था मैसेज में कि प्रेरणा केंद्र एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर शायद मैंने भी अपने जीवन में उस जगह को जाकर के जब देखा है और 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो समय वहां गुजारा है, वो लाइफ का बहुत बड़ा एक सीख देने वाला और बदलाव की प्रक्रिया में ले जाने वाली वो जगह है। वो वहाँ के लोग, वहाँ के संघर्ष करने वाले लोग और अलग अलग जगहों से जो वहाँ पे साथी आए हैं, जिन्होंने अपने अपने संघर्षों को यहाँ पे साझा किया है, उनको सुनने का भी मौका मिला। और उन्हीं सारी चीजों को जो हम बात करते हैं, जैसे सर किताब लिखते रहते हैं, चिंतन भी करते रहते हैं, अलग अलग देशों के जो अनुभव रहे हैं, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और महिलाओं की स्थितियों पर, व्यवस्थाओं पर किस तरीके से चोट की जा सकती है, बहुत सारे बदलावों की बात वो करते रहते हैं। तो उनसे सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला है और जिसमें हम कैसे अपने आप को स्थापित कर पाए। तो मैंने अपने आप को एक छोटे से हिस्से से शुरुआत की थी कि आपने एक मुझे बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया कि सिलाई सेंटर का हम लोगों को मौका दिया, हम लोगों ने संचालित किया, जिसमें लगभग 300-400 लड़कियों को हमने प्रशिक्षित किया। और वो दौर था ये कि एक हमारी जो युवा जनरेशन है, जो लड़कियों की और जो हमारे लड़के हैं, उनको भी अपने बारे में सोचने का मौका मिलेगा, समाज की व्यवस्थाओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा, क्योंकि उन चीजों को वो लोग अभी समझ नहीं पा रहे थे। उन चीजों को जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हम जो पल जी रहे हैं, जो हम समय जी रहे हैं, जो गुजर रहा है दौर, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस चीज को एक लिखित रूप में हम एक चाहे साहित्य के रूप में, चाहे कविता के रूप में लेके आए। कैसे लेके आए? तो लिखने की एक स्किल को भी बढ़ाने की अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बैठ करके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी चलते रहते हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं। तो वहाँ ये नहीं लगता है कि हम यहाँ सिर्फ 2 दिन 4 दिन के लिए आए हैं और सब साथी एक दूसरे की कनेक्टिविटी में रहते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन वास्तविक जो मेरा व्यक्तिगत का भी है और मैंने बहुत सारे जो साथी जुड़े हुए हैं रावत जी से और सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ में, सभी के जीवन में अगर व्यक्ति ने स्वयं से इच्छा शक्ति रखी है अपने आप को बदलने के लिए या समाज को सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, तो कुछ न कुछ तब्दीलियां सब में आई हैं, वो देखने को भी मिलती हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में हो चाहे सामाजिक रूप में हो। कुछ नहीं अगर हुआ है तो कम से कम एक मूवमेंट के रूप में खड़े हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है तो वो अपने जिले में एक नाम के साथ स्थापित हो चुके हैं, एक उनकी अपनी खुद की छवि वहां से बनी हुई है। और हर साल हम लोगों की कोशिश ये रहती थी कि हम लोग हर 2 महीने पर, हर 3 महीने पर कहीं कहीं मीटिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से हम लोग मिलते रहते हैं। बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों का रिव्यू जैसा होता रहता था, लेकिन इस प्राकृतिक जो महामारी आई है, वैश्विक महामारी, इसके चलते अभी हमारे लोगों के लगभग मार्च के बाद से सारे प्लान जो है अभी ऑनलाइन ही चल रहे हैं। बातचीत करना, कार्यक्रमों का ऐसे ही आयोजन, अलग अलग चिंतकों को सुनना, लेखकों को सुनना, ये सब प्रक्रियाएं हैं और आज भी उस कड़ी का हिस्सा हैं हम सब। और जो पुस्तक सर ने लिखी है, इस पुस्तक के पीछे वास्तविक एक इतिहास है और उस समुदाय का इतिहास है और उस जगह का इतिहास है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, इतना बड़ा राज्य है,
और वहां पर उस एक तराई बेल्ट में इस तरीके से मुसहर समुदाय की जो स्थितियां रही, जो उनका इतिहास रहा, वहां के लोगों के पास भोजन नहीं था, भोजन की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, जो लोग चूहे मार के खाते थे। ऐसी व्यवस्था को तब्दील करके आज एक स्वैच्छिक रूप से लोग अपना काम कर सकें और दूसरे की जो थोपी गई चीजें हैं उनको कहीं न कहीं अभी एक प्रतिरोधात्मक रूप में अभी कहीं न कहीं उनको जवाबदेह बन रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, लेकिन बदलाव की प्रक्रियाएं हो रही हैं। और वो प्रयास, वास्तविक प्रयास यही है कि जो वहाँ के लोकल साथी रहे और रावत सर के पूर्ण मार्गदर्शन के अनुसार और सहयोग के अनुसार ही वहाँ पर ये चीजें स्थापित हो सकी हैं। तो मैं पुनः फिर से आपको और पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगी कि इस पुस्तक में जिस तरीके से सर ने समावेशीकरण किया है पूरे संघर्षों को, और एक ये बहुत बड़ा इतिहास एक हमारा ये ग्रंथ की जैसा तैयार हुई है, तो मुझे लगता है कि हम सभी साथियों को पढ़ना चाहिए। और ये जल्दी ही अगर प्रिंट होकर हम लोगों को मिल जाएगी पुस्तक तो और भी अच्छा होगा हम लोगों के लिए, और आगे भी आपके साथ मार्गदर्शन में सुझावों पर हम लोग ऐसे ही लगातार काम करने की कोशिश करेंगे। जय भीम, जिंदाबाद। जय भीम जी, जिंदाबाद। और नंदलाल जी खड़े हैं पीछे से, इससे पहले कि उनका नेटवर्क गायब हो, बिहार में चंपारण में है। और नंदलाल जी, आवाज आ रही है हमारी? अपना माइक खोलिए, माइक अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए नंदलाल जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ जी, जा रही आवाज? जी अब आ गई। तो हाँ चलिए। आप तो बगल में ही है, बिहार से है। हाँ बॉर्डर है आपका। पुल तो टूट गया लेकिन दिल नहीं टूटना चाहिए, इसलिए और प्रेरणा केंद्र से काफी कुछ सीखने को मिला, और हम तो शुरू से जाते रहे हैं और प्रेरणा मिलती रही, और आपके अंदर की प्रेरणा ही प्रेरणा केंद्र को पैदा किया। और सबसे बड़ी चीज है कि इतने ग्रास रूट लेवल में आकर और इंटीरियर पार्ट में काम कर, ये आसान काम नहीं है जो आपने एक प्रेरणा स्रोत जगाया है। कई तरह से यहाँ तक एक्सपोजर करके, पद यात्रा करके, और जो सबसे बड़ी चीज है टीम बनाया आपने जो टीम बनाया, ये काबिले तारीफ है कि निचले स्तर के लोगों को, जो डाउन प्रोडक्ट्स ग्रुप है या लड़के हैं, वॉलेंटियर हैं, उनको लाकर आपने नेशनल लेवल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने देखा। ये जो प्रेरणा का काम किया है, ऐसा बहुत कम दिखाई देता है अपने देश में। और चूंकि पुस्तक तो हमें देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन पूर्व के तमाम गतिविधियों को देखने से लगता है कि पुस्तक निश्चय ही प्रेरणा स्रोत है। और एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूढ़ी माँ जी हो, माता जी हो, सुकट भाई हो, संगीता हो, रामचंद्र जी हो, इन लोगों के अंदर जो जाने पर लगता नहीं है कि हम कहीं दूसरे जगह हैं, लगता है अपने परिवार में है। ये सबसे बड़ा चीज है, जो एक सूत्र है जोड़ने का। ये हमें बहुत अच्छा लगा। और कोरोना के कारण नहीं तो अभी हम लोग प्रेरणा केंद्र में कई बार मिले होते, फिर भी दूरी कम नहीं हुई। और ये जुड़ाव और ये जो कारवां आपने जलाया है, एक मानवीय सोच, एक इंसानियत की सोच, ये चलता रहे, जलता रहे, आगे प्रेरणा होता रहे। आपने पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि हम लोग तो खुद घूमे, देखे बहुत नजदीक से। हमारी जो अंदर की प्रेरणा थी वो और मजबूत हुई आपके साथ जुड़ने से, और छोटे छोटे लोगों का टीम बनाकर एक मजबूत टीम बनाने से। बस इसी के साथ हम शुभकामनाएं अपना प्रकट करते हैं कि जो भी साथी हैं अच्छे रहें, अच्छे से जुड़े, और आगे भी हम लोग इसी तरह एक प्रेरणा स्रोत को और मजबूत करते हुए आगे खुद प्रेरित होते रहेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद।
आपको 247 की शुभकामनाएं, मिशन 247 के लिए 243 243 243 के लिए। चलिए ठीक है। धन्यवाद। माई कुछ बोलेंगी? माई, संगीता जी, माई। हाँ, बारिश हो रहा है, अभी आई नहीं। अच्छा, माई नहीं आई अभी। अच्छा नहीं, होने के टाइम की बताइए ना, मालिक हैं। अच्छा बारिश हो रही है वहाँ पे। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो कुछ रानिया की माई कुछ बोलेंगी? अच्छा चले, ठीक है, पहले बात कर लीजिए। अभी दीपक है लखनऊ में, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाथ उन्होंने खड़ा किया है। तो चलिए दीपक, आप अपनी बात को रखें। सबसे पहले तो जय भीम एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए आराम से। हाँ हाँ, जय भीम टू एवरीवन। मैं डॉक्टर राज दीपक गौतम और मैं श्री रामचंद्र प्रसाद जी का बेटा हूँ और मैं अभी लखनऊ में मैं अभी लखनऊ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज ए ब्रांच हेड काम कर रहा हूँ। रिसेंटली मैं वाराणसी से यहाँ पर ट्रांसफर होके आया हूँ, 1 साल हो गया मेरे को यहाँ आए हुए। तो मैं सारी चीजें जो मलवा बार में जो प्रेरणा केंद्र का जो शिलान्यास हुआ या उसकी शुरुआत होने की जो बातचीत हुई, क्योंकि मैं उस समय घर पे ही था, मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं देवरिया डिस्ट्रिक्ट से ही हो रही थी। तो पापा का इन्वॉल्वमेंट जो था सर के साथ, विद्याभूषण सर के साथ जो पापा का इन्वॉल्वमेंट था, जो प्लानिंग होती थी, जो सारी चीजें हम लोग देखते थे, समझते थे, तो उस समय पापा का भी पैर जो है वो काफी मतलब इस तरह की स्थिति थी कि पद यात्रा इस तरह की हालत में ज्यादा करना जाना, ये सब चीजें हम लोग को भी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा रिस्की लगता था और डर लगता था। और मेरी मम्मी उस समय पापा को बोलती भी थी कि आपका जो पैर है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो इस कंडीशन में आप पद यात्रा करेंगे तो हो सकता है कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा आप बचाने की कोशिश करिए। लेकिन उस बीच में जब सर का एक्सीडेंट हुआ और सर ने ये चीज ये चीज ठानी कि नहीं, पदयात्रा जब प्लान हो चुकी है और ये एक बहुत ही यूनिक इनिशिएशन था, खास करके उस कम्युनिटी के लिए जो बहुत ही ज्यादा कहा जाता है कि अपने समाज में बहुत ही ज्यादा दबी कुचली और पिछड़ी है, तो उस कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए और एक सोच को लेके आगे बढ़ने का ये एक जो शुरुआत थी, तो वो शुरुआत पहले से उसकी योजना बन चुकी थी और इन सब छोटी मोटी चीजों से इस योजना को कहीं विराम न लग जाए, इसलिए सबने एक दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मैं जिस कंडीशन में हूं मैं आगे बढ़ूंगा। और रावत सर ने भी यही बात कही कि मेरा पैर भले भी टूट गया है लेकिन मैं इस पदयात्रा में पूरी तरह से शामिल होऊंगा और जैसे भी होगा हम मैनेज करके इस पदयात्रा को जो है वो सफल बनाएंगे। और वो हुआ, हम लोगों ने देखा वो हुआ और वो नींव पड़ी। और जो SDF सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो नाम ही एक तरह से समझ में आता है कि सामाजिक उत्थान की नींव, तो ये जिस तरह का नाम है उससे कहीं बढ़ के इसका मतलब जो काम है वो भी चल रहा है। और मैं तो सर रावत सर को मैं बहुत दिन से सोशल मीडिया पे जितने एक्टिव रहते हैं, पहले फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा नहीं बेरता, मेल पे जिनके मेल में मतलब हम लोग को कंटिन्यू जो भी उनकी राइटिंग्स होती थी, जो भी उनके इस तरह के लेख होते थे, वो हम लोग को कंटिन्यू मेल में आते रहते थे। हफ्ते में 1-2 राइटिंग्स, 1-2 इस तरह के लेख आ जाते थे सर के, जो मतलब काफी इंस्पायरिंग और काफी मतलब प्रैक्टिकल होते थे। तो जिस तरह की चीजें सर ने लेके और उस पे काम किया है और जो चीजें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जिन सब सारी चीजों को लोगों के बीच में लाया है, अपने जितने भी इंटेलेक्ट्स हैं उनको लेके आया, उन लोगों के सामने लेके आया, तो इससे एक जिस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ और जिस तरह की मतलब एक कह सकते हैं कि जागरूकता लोगों के अंदर पैदा हुई, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हालांकि मेरा सौभाग्य नहीं मुझे प्राप्त हुआ कि मैं मलवा बार जा पाऊं। इस बीच में पढ़ाई के दौरान पढ़ाई पूरी हुई, फिर नौकरी लगी, फिर उसके बाद
कुछ इस तरह की परिस्थितियां रही कि मैं मलवा बार नहीं जा पाया, और पापा से शायद थोड़ा सा पापा भी अपनी सारी स्थितियों को लेके या मम्मी की बीमारी को लेके, उनकी परेशानियों को लेके थोड़ा सा एक अलग वो रहा। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा, अब ये तो कोविड-19 के चलते अब सारा जो है मूवमेंट बंद है, हर लेवल पे बंद है, तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए जहां मूवमेंट हम लोग का जो भी नेसेसिटीज हैं, जो भी नेसेसरी मूवमेंट्स हैं, वो हो सके। तो जो सर की किताब आई है, अभी मैंने उसको पढ़ा तो नहीं है, लेकिन सर के इतने सारे लेख मैंने मतलब पहले पढ़े हैं, और जो मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से ये किताब भी बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि इनके लेखन में एक मील का पत्थर साबित होगी, और इसको हम किताब के रूप में खुद अपने मैं तो बैंक में भी हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि भाई आप जहां भी हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं जो कि काफी पीछे है आज के डेट में भी, और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनकी पॉलिसीज जो हैं कहीं ना कहीं हम लोग के लिए, हमारे भविष्य को लेके काफी मतलब चिंताजनक है। हमारे जो भी राइट्स हैं या हमारा जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं पिछले पायदान पे ढकेलने की चीजें और ढकेलने की बात हो रही है, और उसी तरह से नीतियां तैयार हो रही हैं। कैसे हम रिजर्वेशन को इनफेक्टिव कर दें, कैसे इस तरह की व्यवस्था बना दें कि जो भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग, वो उनके बच्चों का विकास ना हो पाए, वो पढ़ ना पाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि बाबा साहब ने जो कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी, आप जहां हैं वहीं से पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट अपने मन में, वो विचार अपने मन में लेके आप आगे बढ़िए। तो मैं भी बैंक में, जब मैंने बैंक में ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि हमारे SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन भी है। फिर मैं एसोसिएशन में एक दो लोगों के संपर्क में आया, फिर धीरे धीरे मैं भी लीडरशिप में अंदर आया, लोगों ने मेरी प्रतिभा और मेरी मुखरता को देखा, तो मुझे भी पद दिया गया, और मैं उस एसोसिएशन के माध्यम से आज अपने उत्तर प्रदेश का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे यूनियन बैंक की जितनी शाखाएं हैं, कहीं भी अगर हमारे किसी स्टाफ के लिए कोई दिक्कत वाली बात होती है, या उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है, या कोई इंजस्टिस वाली बात होती है, तो हम लोग उस चीज को लेके मैनेजमेंट से लड़ते हैं, और अपने सारे जितने भी हमारे SC/ST के भाई बहने हैं हमारे बैंक में, उन सबके अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। तो मुझे लगा कि बैंक में रहते हुए मैं जो अपने सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ अपने लेवल पे। और बाकी अदर देन बैंक भी, मैं अगर कुछ इस तरह की सोसाइटीज हैं, कुछ इस तरह की मतलब NGOs हैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो वहां भी जो लगता है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो मैं देने की पूरी कोशिश करता हूँ। उसके अलावा मैं चूंकि क्रेडिट में शुरू से रहा हूँ, क्रेडिट का ही काम किया है, और आज ब्रांच हेड हूँ, तो क्रेडिट, तो खैर क्रेडिट के माध्यम से जो भी अपनी कम्युनिटी के लोगों को जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो, या SHGs जो हमारी महिलाओं की होती हैं, जिसमें हमारी महिलाएं, हमारे कम्युनिटी से जितने लोग होते हैं, तो उनको जितना भी अच्छे से अवेयर कर सकूं, गांव में जाके फाइनेंशियली असिस्ट करके उनको एक तरह से डेवलपमेंट के कुछ नए तरीके बता सकूं, या उनको एक मार्ग दिखा सकूं जिससे वो अपने पैर पे खड़े हो सके लोग, तो वो मैं करता हूं। रही बात सर की, तो सर तो मैं अंकल बोलता हूँ रावत सर को, क्योंकि बचपन से देखा है, और पापा को मतलब जो प्रेरणा मिली एक तरह से, जो कह सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन से जुड़ के पापा के विचारों में जिस तरह का परिवर्तन हुआ, तो पापा ने वो चीज हम लोग के अंदर भरी। पापा के बहुत सारी चीजें देख के हम लोग को भी इंस्पिरेशन मिला। हालांकि मैं शुरू में बहुत ज्यादा इन सब चीजों में नहीं इन्वॉल्व था, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद अंकल मैंने देखा कि नौकरी में भी जो आदमी नौकरी कर रहा, अधिकारी है, और मतलब एक अच्छे खासी स्थिति में है, उसके साथ भी लोग किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं उसको। हर जगह अपने लोगों का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो मुझे ये देख के लगा कि नहीं, मुझे मतलब आना चाहिए फ्रंट पे, और मुझे अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ अंकल, आप ऐसे ही लिखते रहिए, अच्छी अच्छी किताबें आती रहें आपकी। और मैं खुद भी, मेरे को PDF मैं देख लूंगा कहाँ से लिंक है, मैं डाउनलोड करके खुद इसको छपवाऊंगा। अगर नहीं हो पाता है तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा कि आप मुझे PDF भेजें, और मैं इसको अपने अपने मेरे बैंक की जो SC/ST एसोसिएशन की जो मीटिंग्स होती हैं, मैं उनमें इनको डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा अपने खुद के उस पे सारी चीजों पे। तो थैंक
मुझे सुनने के लिए, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए अंकल। आपने मुझे इस मीटिंग दिस, और मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरी मतलब जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से दिस इज द फर्स्ट मीटिंग आई हैव एवर अटेंडेड हियर। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और मुझे लगा कि नहीं, पापा भी हैं और रावत अंकल ने ये ऑर्गेनाइज किया है, तो मुझे निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। बाकी सभी लोगों को जिनसे मेरा परिचय है या नहीं भी है, सभी लोगों को मेरा जय भीम, नमस्ते, और मैं हमेशा संपर्क में रहूंगा आप सभी लोग के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच दीपक। तो आपने तो बहुत अच्छी बात करी। आज तो पापा के साथ में आपकी मुलाकात भी हो गई सीधे सीधे। जी जी जी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं जितने भी ऐसे साथी लोग हैं कहीं भी काम कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं कि वो 24 घंटे कोई सोशल मूवमेंट में ही है। आप अपनी जगह पे रह के काम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जरूर करिए। और मल्लबर को भी कंट्रीब्यूट करिए जैसे हो सकता है। और किताबों के मामले में ये है, हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में जो भी बुक्स वगैरह आए तो उनको सर्कुलेट कराई जाएं और दी जाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे साथी हैं अभी, और उत्तराखंड से महेशानंद जी जुड़े हैं, तो मैं उनको भी अभी कहूंगा। लेकिन हमारे पास में अमरीश राय जी हैं और कॉमरेड अशोक शर्मा जी हैं। अशोक जी जो है विजय नाग जी हैं, और तो मैं इन सबको भी अभी आमंत्रित करूंगा। कॉमरेड अशोक शर्मा जी बोलेंगे? हेलो हेलो। कॉमरेड अशोक शर्मा जो है वो भारत के राजदूत रह चुके हैं कई जगह पे। फिनलैंड उनकी लास्ट पोस्टिंग थी, और फॉरेन मिनिस्ट्री में बहुत ही सीनियर पोजीशन से वो 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, और पूरे आंदोलनों से जुड़े रहते हैं। तो कॉमरेड बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू कॉमरेड। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप भी अपनी बात को रखें, क्योंकि आपने बहुत काम किया है। तो इसलिए, और कॉमरेड पहले बैंक में थे, ये भी समझ लीजिए। कॉमरेड, मुझे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अपना वीडियो म्यूट किया हुआ था। जी जी। तो मेरी तो बड़ी इच्छा थी प्रेरणा केंद्र में आने की। आपको मालूम भी है, यदि ये कोविड नहीं होता तो हम लोगों का प्रोग्राम था फरवरी मार्च में वहां जाने का, तो नहीं हो पाया। लेकिन आपको मैंने पिछले 10 साल से, जो से मेरी जान पहचान है, करीब 11 साल से शादी लाई शम्स ने कराई थी हमारी जान पहचान, तभी से मैं आपका काम देख रहा हूँ, और मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलती है आपसे। आपके ऑफिस भी मैं जा चुका हूँ, आप भी मेरे पास काफी आए हैं। हम लोगों ने इकट्ठे सेमिनार भी अटेंड किए। एक सेमिनार तो मैं आपके अटेंड करने के लिए फिनलैंड से आया था, आपको याद होगा, कुछ साल पहले। जी जी। तो अब ये कोविड का जरा चक्कर कम हो जाए, इसकी समस्याएं कुछ कम हो जाए, तो मैं आपके प्रेरणा केंद्र से भी जुड़ूंगा। और मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ हैं ही हैं, लेकिन मैं एक्टिविस्ट भी बनना चाहूंगा आपके साथ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और इसको जारी रखिएगा। मैं तो बहुत दिनों से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि जूम पे अभी जुड़ेंगे कभी, ताकि एक दूसरे को हम देख सकें। एक मीटिंग में अभी है, अभी बता दूं, 31 तारीख को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है सफाई कर्मचारी दिवस के अवसर पे। ठीक है, मैं जरूर जुड़ूंगा आपके साथ। तो आप शायद उत्तराखंड में हैं इस समय? नहीं, मैं अभी दिल्ली में ही हूँ। और ये आपने पीछे अच्छा बैनर लगाया हुआ है। पीछे हमारे प्रेरणा केंद्र की बगल की नदी का पीछे रहे, तो इसलिए हमने कहा कि आज वहीं का कार्यक्रम है, तो वहीं की नदी रखती जाए। तो ये वो है। तो ठीक है कॉमरेड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अमरीश जी सुनाई दे रहा है? अमरीश जी, हेलो अमरीश जी, आप? अमरीश राय जी, अभी कहीं दूसरी मीटिंग में तो नहीं चले गए शिक्षा के अभियान में? आजकल आपका काफी प्रोग्राम चल रहे हैं ना। अमरीश जी, टाइम पे तो है, लेकिन म्यूट कर रखा है उन्होंने। नहीं, म्यूट तो कर रखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कहीं आजकल ये दो ऑफ करके और कार्यक्रम में चले जाते हैं ना। हाँ, हो सकता है। खाना खा रहे। विजय नाग सर को सुन लेते हैं। हाँ, विजय नाग जी, धीरज भी है उधर से, तो अभी विजय नाग जी, विजय जी, विजय जी नहीं है अभी।
वो दूसरा कॉल पे है। मेरा भी एक सेशन चालू है जहां मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, तो आप थोड़ी देर में आइए, कोई बात नहीं, आ जाइए थोड़ी देर बाद। धीरज भाई, धीरज धीरज आइए। आवाज आ रही सर? आवाज बिल्कुल आ रही? आएगी आएगी। जी 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 सर, प्रथम तो सर आपको एक बार फिर बधाई देंगे सर, ठीक है? हाँ जी, अरे ये हो गया ये आपने उद्घाटन कर दिया। जी जी बिल्कुल सर, आपकी जो किताब है लिखी है वो हमने पढ़ी, और मुशायरों को संघर्ष को लेकर जो आपने काम किया है वो इतिहास में लिखा जाएगा। और मैं कहता हूँ जो आपने किताब लिखी, आप खुद एक किताब है। अरे बाप रे। हाँ बिल्कुल सर, उसमें किसी से नहीं, क्योंकि आपके जो संघर्ष है वो बड़े अद्वितीय संघर्ष है कि हमने अपने पूरे इस 10 साल के करियर में आपके साथ जो हमको मिला वो किसी और के साथ सीखने को नहीं मिला। वो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो संघर्ष रहा है वो जमीन से जुड़ा हुआ संघर्ष रहा है। जो आपने किताब में लिखी है, चाहे वो मुशायरों का संघर्ष हो, चाहे वो स्वच्छकार समाज का हो, तमाम जो हाशिए पर रहने वाली जातियां हैं उनके लिए आपने जो संघर्ष किया वो अद्वितीय संघर्ष है। और जो किताब के रूप में दिया, ये तो किताब बड़ी बेहतरीन किताब है। ये इसलिए भी बेहतरीन किताब है क्योंकि आपने जिस समाज के बारे में लिखा है उस समाज को कोई नहीं लिखता है। मैंने आज तक मुशायर के समाज की कोई किताब नहीं पढ़ी, ना ही उसके इतिहास को पढ़ा है, ना ही उनके जो अंदर की बात है, जो लड़ाइयाँ हैं, जो संघर्ष है, वो कभी नहीं पढ़ा। वो आपने बिल्कुल निकाला है। इस किताब को जो भी पढ़ेगा उसको ये लगता है कि वो खुद से जी रहा है उनके साथ। क्योंकि मैं जब पहली बार मलबा भर गया था सर, तो जो मैंने मलबा भर की स्थिति देखी थी, वहां सिर्फ घास फूस के मकान थे। जब मैं पहली बार गया था तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं किस दुनिया में आ गया हूँ। और आज जब वहां जाता हूँ तो आज सबके पास पक्के मकान हैं, सब लोग बड़े अच्छे ढंग से जी रहे हैं। और बदलाव अगर किसी को देखना है बदलाव, तो वो मलबावर में जाके देखे। प्रेरणा केंद्र बना है, वो प्रेरणा केंद्र हम लोगों के लिए तो बिल्कुल एक तरीके से सीखने की पाठशाला है। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर सीख सकता है। और मुझको ये बात बहुत अच्छी तरीके से अच्छी लगती है कि उस प्रेरणा केंद्र में जाने के बाद कोई भी आदमी अपने आप को ये नहीं कहता है कि मैं किस धर्म से हूँ, किस जात से हूँ, किस समाज से हूँ। वहां सिर्फ इंसान बन के लोग रहते हैं और अपनी पूरी बात करते हैं, पूरा सीखते हैं। वो एक तरीके से हम लोगों को सीखने की शाला है। और इस पूरे मुशायरों के संघर्ष में या प्रेरणा केंद्र में तमाम साथियों ने बड़ी मेहनत की है। चाहे वो हमारे संगीता जी हो, संगीता जी का भी रोल बड़ा देती रहा हो, या हमारे राम जी भाई रहे हो जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, हम उनको भी नमन करते हैं। नेगी साहब और तमाम वो लोग थे जिन लोगों ने इस प्रेरणा केंद्र को खड़ा करने में बड़ा उनका योगदान रहा। ये बहुत अच्छी बात है। और आपने जो काम किया, मैं बोलना चाहूंगा कि महिलाएं वहां, आज से मैं 5 साल पहले 4 साल पहले जब महिलाओं से मिलता था तो महिलाएं कभी बात नहीं करती थी। आज पूरे ताकत के साथ वो महिलाएं अपने संघर्षों को लड़ रही हैं और अपनी बात रख रही हैं। ये बड़ा बदलाव है। और हमें लगता है कि आपके साथ रहने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपनी बात तो करूं, मैं कुछ बदला हूं, मैं दूसरे क्या बात करूं। आज जो पहचान मिली है फतेहपुर में, जो आपने स्वच्छकार समाज के लिए जो काम किया, आप 2013 में पूरे फतेहपुर में पैदल चले थे 11 दिन हमारे साथ। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और पैदल चलकर एक आपने इतिहास काम कर दिया फतेहपुर में। मैं खुद उसका भागी रहा हूँ, सहभागी रहा हूँ, और उसका मुझको तमाम तरह से फायदा मिला कहीं ना कहीं। हाँ, समाज से जुड़ने का आज हम पूरे समाज से सीधे जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का, सबकी मेहनत का नतीजा रहा कि 2012 में हमने इलेक्शन लड़ा और मैं सभासद जीत के आया। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए एक सीखने को मिला और काम करने का नतीजा रहा। आज भी हम आपकी प्रेरणा से पूरे समाज में सब जगह आने जाने काम करते हैं। जो आपसे सीखा हमने आपसे सीखा कि व्यक्ति को ग्राउंड लेवल पर जाना चाहिए। इस दुनिया में जितने महान लोग हुए सर, वो सब विजिटर थे। चाहे तथागत बुद्ध रहे हो, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद साहब रहे हो,
चाहे गुरु नानक रहे हो, चाहे कबीर दास रहे हो, चाहे अम्बेडकर साहब रहे हो, इन लोगों ने लोगों के पास जाकर काम किया। और सर वही काम आपने किया है, कि आपने लोगों के पास जाकर काम किया है। उसी का श्रेय है कि आज लोग आपको याद करते हैं, और आपकी प्रेरणा से ही हम भी गांव-गांव जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्योंकि जब तक आप लोगों के पास नहीं जाएंगे, जब तक लोगों की वेदना नहीं समझेंगे, आपने अपनी किताब में जिस तरह से मुशायरों के ऊपर जो गैंगस्टर लगा उसकी पूरी बात बताई, छोटू की जिस तरह से हत्या हुई उसकी बात बताइए ना, कहीं एक गांव का जो है वर्णन दिखाता है कि गांव किस तरह से जो है, लोग कहते हैं गांव में रामराज है, हमें लगता है वो पूरी तरीके से रामराज तो नहीं है, एकदम नरक है। आज भी जो स्थिति गांव की वो बड़ी खराब है, गैंगस्टर लगता है लोगों के ऊपर हत्या होती है, उसका कोई कुछ मतलब देखने सुनने वाला नहीं है। तो कहीं ना कि आपने जो संघर्ष लिखे वो बड़ी बात है। माई जी का हमने जो संघर्ष पढ़ा, क्योंकि माई से बहुत बाद में मैं मिला हूँ, माई का संघर्ष बढ़ रहा है, उन्होंने किस तरह से अपनी जमीन छुड़ाई है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की प्रेरणा स्रोत होता है कि एक विधवा महिला जिसने अकेले अपने संघर्ष दम पर अपनी जमीन छुड़ाई, ये कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिलेगा। और आपकी किताब अद्वितीय है, इसके पहले भी हमने आपकी 2-3 किताबें पढ़ी थी, वो बहुत अच्छी किताबें हैं, और लिखने पढ़ने का तो आपका कोई सानी नहीं है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मतलब पूरे विश्व में तत्काल अगर कोई घटना घटती है तो आप तुरंत उस पर लिखते हैं। और मैंने अपने आप को जो देखा है सर कि मतलब या तो आप लिखते हैं, या तो बोलते हैं, या तो बात करते हैं। 3 काम छोड़ के बाद आपके पास चौथा कोई हमने जीवन में 10 साल के करियर में आपको देखा नहीं। तो हमारी शुभकामनाएं, हम तो चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन आपके साथ कटे, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे जाना है, काम करना है समाज के लिए। क्योंकि आप एक समाज के लिए नहीं, आप उस समाज के लिए काम करते हैं जो समाज हाशिए पर है। स्वच्छकार समाज, डोम समाज, मुसहर समाज, तमाम वो समाज जिनको लोग पूछते नहीं, उसके लिए आप करते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप किताब आपने लिखा है और इसके लिए हम आपको बधाई देंगे। हम चाहते हैं आप स्वच्छकार समाज के लिए भी एक किताब लिखें इस तरह से, क्योंकि आपका बहुत बड़ा काम है। हमने तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखा है, दिल्ली से लेकर तमाम लोगों को, कभी स्वच्छकार समाज के ऊपर लिखते तो बहुत कुछ है, मगर उन्होंने जमीन पर कोई काम नहीं किया है। लोगों को तो पुरस्कार भी बड़े बड़े मिल गए, मगर जो आपने काम किया वो बड़ा अद्वितीय है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक किताब आप स्वच्छकार समाज के ऊपर, चूंकि आपने बहुत काम किया, चाहे फतेहपुर रहा हो, चाहे गाजीपुर रहा हो, चाहे मोहम्मदाबाद रहा हो, या और जनपद रहे हो, आपने वहां बड़ा काम किया। फतेहपुर में आपने एक बड़ा स्टैंड कर दिया था संगठन। और इसी के साथ चूंकि मैं दोबारा आपको बधाई दूंगा सर, और कि आप किताब लिखते रहे, हम लोगों को चूंकि आपसे बहुत कुछ सीखना है सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और एक किताब लिखने के लिए नहीं लिखते हैं केवल, ये तो एक चीजें हैं जो दिल से आती हैं। और ये जो बिल्कुल सर, ये कोशिश, देखिए मैं उस बात को मानता हूँ कि हर समुदाय के अंदर से अब लोग निकलने चाहिए। और एक वो प्रयास भी मैंने किया मलबा भर में, वो उतना मैं सफल नहीं हुआ। वो उस पर हमारे युवा टीम से मेरी बहुत शिकायतें हैं, क्योंकि जैसे युवा टीम से अभी कांग्रेस पार्टी की शिकायतें हो रही है वैसे हमारे को अपनी, क्योंकि मैं ये मानता था और एक चाहता था अभी भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे नव युवा हैं, कोई जरूरी नहीं कि अभी कॉलेज पढ़ने वाले हो, नौकरी करने वाले भी हो सकते हैं, एक उनका पूरा जो है एक ग्रुप बने और वो उसको लेखन की तरफ आकर्षित किया जाए, थोड़ा वो रिसर्च की तरफ भी जाए, वो थोड़ा देखे कि क्या लिखना चाहिए। क्योंकि नहीं सर, आपसे इंस्पायर होकर एक किताब हमने भी लिखी है। हाँ, तो वहां से लिखना है। और ये जरूर बात आनी चाहिए कि हम पूरा कोशिश करें कि समुदाय की बातें आए। मैंने जो है वो इस किताब में जो है, जो मैं देखता था, जो संघर्ष मैंने देखे, उसको मैंने ईमानदारी से निकालने की कोशिश की है। तो वो जरूर मैं जो है, जो स्वच्छकार समाज के अंदर जो संघर्ष हमने देखे उसको जरूर लिखेंगे। और क्योंकि ज्यादातर काम जो है वो अंग्रेजी में बहुत लिखा, तो कोशिश अब कर रहे हैं हिंदी में। और जैसे बंवर जी ने बताया था कि अभी लेखन में जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत है हिंदी में हमारे लिए। और हमारे पास में समस्या ये है कि विवेक है बम्बई में बैठे हुए, इनका भी हिंदी में हाथ जरा टाइट है और वो मुझसे ज्यादा टाइट है। तो अब मैं तो कम से कम अब जब से ये गूगल ने बनाना शुरू किया तो तब हमने शुरू कर दिया कि गूगल के कारण से थोड़ा थोड़ा वो हिंदी में टाइप करना सीखे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी इस समस्या से हम लड़ना चाहते थे, लेकिन इस समस्या का समाधान इसी चीज में था कि हमारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र में
उत्तर प्रदेश में खास करके, बिहार में युवा लोग अगर इतना अच्छा काम करते कि जो तक का ये जो हमारे लेखों को अगर ट्रांसलेट नहीं भी कर सके तो थोड़ा सी उसका एडिटिंग कर सकते तो बहुत बड़ी बात होती। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में डर लगता है, 6 लाख बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं तो इसलिए जो है थोड़ा सी लगता है कि एक कहाँ पर है, मतलब हमारे क्षेत्रों में हिंदी भी नहीं जान रहे हैं बच्चे। अभी अब की बार का रिजल्ट 6 लाख। हिंदी बहुत टफ है सर, हिंदी बहुत टफ है, ऐसा नहीं सर। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ हिंदी टफ है, तो हम बोल रहे हैं ना कि हिंदी भाषी जिनकी मातृभाषा हिंदी है वो तो भाषा तो लिख दें सही। तो खैर बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे और जरूर हमारा जो लाख निराशाओं के बावजूद जो है हमने निराशा होना सीखा नहीं, क्योंकि निराश नहीं होना सर, निराश नहीं वो नहीं होता है। देखिए अपने तौर पे हमारे पास पूरी ऊर्जा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अन्य साथी हमारे खड़े हों। तो साथी खड़े नहीं होंगे तो फिर जाएंगे कैसे? बात यह है कि उनको खड़ा करना जरूरी है। थोड़ा हमारे लोग जो है उनको भी आए चीजें पता चले कि भाई कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन होती है, कैसे जाना, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए एक ग्रास रूट एक्टिविज्म होता है और ग्रास रूट एक्टिविस्ट अगर थोड़ा सी मेहनत कर ले और उसको वो हो तो वो आगे जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल दूसरे ही जाते रहें, अब हमेशा मौके मिलेंगे। तो इसमें बस मेरा यही कहना है सबको। तो हमारे पास में महेश जी हैं, अभी उत्तराखंड से जुड़े हैं, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को पता है कि उनका मोबाइल पे लगा हुआ है और फिर उत्तराखंड में और भी साथी जुड़ने थे, बारिश बहुत ज्यादा है तो कहीं अचानक से फिर कनेक्शन कट जाए। तो मैं महेश जी, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात को रखें। आपने जय भीम साथियों। जय भीम। जय भीम साहब। जय भीम जय भीम। अच्छा महेश जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, ये उत्तराखंड अनुसूचित जाति फेडरेशन के अध्यक्ष भी कुछ, अब मुझे पता नहीं क्या क्या है, लेकिन जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जिला अध्यक्ष बने तो बधाई तो बनती है। धन्यवाद। अब यहाँ भाई यहाँ पर अनुसूचित जाति, धन्यवाद सच यहाँ पर वो क्या नाम है, दीपक भी कुछ है उत्तर प्रदेश में, आप भी कुछ है, तो अब किताबों को तो फटाफट बिक जाना चाहिए। ठीक है, आइए बात। हाँ जी रावत जी, आपको सबसे पहले तो इस किताब को लिखने की ढेर सारी बधाइयाँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से कि भीमराव अंबेडकर जी ने जितना संघर्ष किया और जितना उन्होंने हमारे समाज के लिए किया, वो उसके पीछे की वजह ये है कि उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत पीड़ित हुए, वो जीवन भर दुख सहे, उन्होंने कष्ट सहे, जातिवाद झेला, इसलिए वो बड़े महान बने। पूरे देश ही नहीं दुनिया में वो विख्यात हुए। अब मैं मानता हूँ रावत जी कि आप तो जातिवाद से पीड़ित नहीं हुए, आप को कहीं पर प्रताड़ित भी नहीं किया गया, इसके बावजूद आप दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, कुचले हुए समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी तारीफ की बात है और मैं हृदय से आपको नमन करता हूँ। कोई भी, मैं साहित्य लिख रहा हूँ, गढ़वाली साहित्य, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं गढ़वाल में जो जातिवाद है, जो जातिवाद के कारण जो हमारे समाज को पीड़ा झेलनी पड़ती है, उस पीड़ा को मैं झेलता हूँ, महसूस करता हूँ और तब लिखता हूँ। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं झेला है और आप जो है मुसर समाज के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं और साथ में नारा दे रहे हैं कि जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद। ये घोष जो है गांव की उस भूमि में गूंजे, मलवावर भूमि में, कि जब हजारों की संख्या में आपका स्वागत करने के लिए वहां लोग खड़े थे। आपने जमीन के नारे दिए कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, सीलिंग की जमीनें भूमिहीनों को दो, छुआछूत खत्म करो, खत्म करो, खाली पेट भरा गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये उद्घोष जो है, ये उद्घोष पूरे जनमानस को हिला देने वाले उद्घोष हैं और ये उद्घोष पूरे भारतवर्ष में गूंजने चाहिए।
आपने मलबा पर आपने 350 किलोमीटर की दूरी, 370 किलोमीटर की दूरी तय की। ये आपने 1 जून 2007 को की और सुबह हुगली कस्बे के तिलकवानिया गांव से शुरू की और जो मलबावर में समाप्त हुई। वो चौरी चौरा में हाँ, समाप्त हुई यात्रा, चौरी चौरी चौरा में चौरा यात्रा। में, चौरी चौरा, हाँ सॉरी, हाँ चौरी चौरा में है, ऐतिहासिक शहर चौरी चौरा में वो समाप्त हुई। तो ये जो इतने के बीच आपने कितने सारे अनुभव लिए, वो सारे अनुभव आपने इस पुस्तक में लिखे हैं। एक दूसरी बात कि जब आप पदयात्रा पर चल रहे हैं, 1 साल से आपका प्रोग्राम बना हुआ है और अचानक दिल्ली में आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टरों को दिखाया आपने और एक्सरे में पता चला कि उसमें जो है हेयर बाल बराबर क्रैक है, टूटा हुआ है पैर, प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। फिर भी आपकी जीवटता देखिए कि आपने चढ़े हुए प्लास्टर में और जून की तपती दोपहर में पैदल चलकर ये कार्य किया। तो ये आपका जुनून है और यही जुनून जो है हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, हमारे देश से जातिवाद को खत्म करेगा, हमारे देश में समानता का भाव लाएगा। यही जुनून पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, तभी जो है वो जो खाई है एक ब्राह्मण के बीच और एक शूद्र के बीच की जो खाई है वो पाटी जाएगी इसके कारण। तो मैंने पूरी किताब पढ़ ली है रावत जी, और सामाजिक विकास फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप उसके निदेशक रहे हैं। 20 पदयात्रियों ने आपके साथ इस दौरान घुगली में एक महत्वपूर्ण जनसभा की और घुगली ब्लॉक के करीब 1000 लोगों का इकट्ठा वहां पर किया गया। सभा में घुगली चीनी मिल को खोलने, भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने, पुरुषों व महिलाओं को समान अधिकार देने, सांप्रदायिकवादी धार्मिक कट्टरता को समाप्त करने और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपने व्यापक स्तर पर वहां पर विचार विमर्श किया। इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है वो है फांसी पर कर दिए गए लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना और भूख जिसका सीधा संबंध जो है जमीन से है। हम अपने खेतों में जब अन्न उगाएंगे तब हम अन्न खाएंगे। मुझे जब मैं वो पढ़ रहा था कि भूख से पीड़ित होकर जब लोग घोंघों को खाते हैं, हम घोंघों को और चूहों को देखकर हमको इतनी घृणा होती है कि हम हमारे पेट में अगर अन्न गया है तो वो भी बाहर आ जाएगा। और भूख कितनी मतलब कितनी विचलित करती है आदमी को, भूख कैसे होती है वो समझा जा सकता है कि इतनी घिनौनी चीज को, घोंघे जैसी घिनौनी चीज को खाना पड़ रहा है जीवित रहने के लिए। ये जो जमीन का प्रश्न है और जो सीधा भूख से जुड़ा हुआ है, तो मैं उन पर मुझे बड़ा तरस आता है कि जिनके पास रहने भर के लिए तक जमीन नहीं है। यहाँ इतने पूरे भारतवर्ष में कई लोग ऐसे हैं कि करोड़ों बीघा जमीन है, हेक्टर करोड़ों लाखों जमीन के वो जो है वो बने हुए हैं, मालिक बने हुए हैं। और एक आदमी ऐसा है कि जिसके पास खड़े होने के लिए तक जमीन नहीं है। सरकारें इनके बारे में नहीं सुन रही हैं। ये बड़ा विचित्र प्रश्न है कि भूख से लोग मर रहे हैं लेकिन वहां सरकार नहीं जा पा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है रावत जी कि पदयात्रियों ने देखा कि हजारों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि जो है रासायनिक कचरे के निरंतर गिराए जाने से बर्बाद हो गई है, बेकार हो गई है। सरकार की दमनकारी कृषि नीतियां, किसान विरोधी, किसान प्रतिरोधी जो उनकी योजनाएं हैं वो जो किसानों के विरोध में जाती हैं, वो जो है वो असहनीय है। आपने जमीन के बहुत सारे मुद्दे इस किताब में उठाए हैं। मुसर समुदायों के लोग जो चूहे क्यों खाते होंगे, यह प्रश्न मुझे बहुत विचलित कर गया। प्रश्न जितना सरल है उतना ही हृदय विदारक भी है। भूख व्यक्ति से किसी का मैला उठाने को मजबूर कर देती है। भूख जब पेट में आग लगेगी तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो मानव भक्षी लोग हैं वो मानव भक्षी लोग कैसे बने, वो इसी कारण बने होंगे जब उन्हें अन्न ही नहीं मिला। तो ये
बड़ा विचलित करने वाला प्रश्न है। अपने ही देश में अपनी भूमि खोकर दलित हो जाना पड़ा इन लोगों को। भूख से विवश होकर छोटे छोटे बच्चों को चूहे पकड़कर कबाब की तरह भूनकर खाते हैं। हमें जिस घोंघे को देखकर घिन लग जाती है, उन्हीं घोंघों को मुसहर और मछुआरे उबाल कर खाते हैं। कुपोषण वहाँ चरम पर है। पानी में सिलिकोसिस होने के कारण उन बच्चों की हथेलियां जकड़ गई हैं, वो सीधी नहीं हो पाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे का मामला है। जहरीले रसायनों का जो सीवेज में जो रिसाव है, और पीने का पानी जो दूषित हो गया है, जिसके कारण उनके हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं। तो ये समुदाय जो है, मुसहर समुदाय, बांसफेरा, नोनिया, राजभर, चर्मकार, पासी, मल्ला, विंद, निषाद, स्वच्छकार, ये हेला समुदाय भुखमरी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जगह जगह हजारों लोग इस पद यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि समुदायों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने हक के लिए आगे आ रहे हैं। जगह जगह रैलियों की आपने, नारेबाजियां की। जिस देश में धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति की जाती हो, वहाँ दलितों, शोषकों के हितों के मुद्दे दबा दिए जाते हैं। गुरु बख्श सिंह बागा जी ने आपकी भूमिका में भी लिखा है कि यदि इस देश में ईमानदारी से शिक्षण कार्य किया होता, सबको शिक्षा दी गई होती, तो जो दुर्दशा आज भारत की है वो नहीं होती। 22 दिन के बाद एक ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा में पदयात्रा समाप्त हुई। तब दल ने निम्नलिखित मांगे की। सरकार को मुसहरों, राजभरों, बांसफेरा, नोनिया, मछुआरों, स्वच्छकारों, पासी, चरमकारों, हेला आदि दलितों के विकास के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। हेलो 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 हाँ जी, रावत जी, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ जी 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 जी। आपने खनन माफियों के बारे में खूब जमकर लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई गांव में शक्तिशाली जो स्थानीय लोग हैं, वो दलितों, पिछड़ों की जमीनें अवैध रूप से हड़प ली है। उन्होंने कई गांव में दलितों को बाहर जाने के लिए मार्ग तक की अनुमति नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी को भी रास्तों पर रोका जाता था, उनको उस रास्ते से नहीं गुजरना पड़ता था जहाँ सवर्णों के मकान होते थे। तो ये स्थिति आज तक बरकरार है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जमीन हो, वो गरिमा के साथ रहे, अपने घर में मुख्य मार्गों तक आने जाने की पाबंदी न हो। ये आपने उसमें किताब में मांग की है। प्रदूषण पर नियंत्रण हो, सरकारी योजनाओं का लाभ वंचितों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये मलवावर गांव की स्थिति बताती है। भुखमरी की स्थिति में मुसहर चूहे खा रहे हैं, मछुआरे घोंघे खा रहे हैं। ऐसी स्थिति न हो, उन तक सरकारी राशन पहुंचे। भूमि सुधार कानूनों का सख्ती से पालन हो। यात्रा के दौरान महसूस किया गया है कि हमें जातीय इंकार पर लगातार हमले करने हैं। समुदाय के लोगों के बीच बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, भगत सिंह, पेरियार, कबीर, रविदास और महापुरुषों के बारे में बातें करनी है। उनके विचारों को समुदाय तक पहुंचाना है। जब जागरूकता के तहत चंद्रैया जी व नरेंद्र नायक साहब ने चमत्कार का भंडा फोड़ नामक कार्यक्रम आयोजित किया, तो मलवावर के लोगों की आंखें खुल गई, वो जागृत हो गए। मलवावर में स्कूल जो है, जो आपका प्रेरणा केंद्र है, वो वहाँ जो है सबसे पहले 2 अध्यापकों की मदद से आपने काम शुरू किया, जहाँ बच्चों की संख्या 250 से ऊपर है। दिल्ली की एक संस्था है, और बच्चों को भोजन खिलाने की व्यवस्था की, जागरूकता फैलाई और बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाया गया, ताकि वे पढ़ लिख सकें और जागरूक नागरिक और एक आदर्श नागरिक बन सकें। सबसे असहनीय बात यह है कि जातीय पूर्वाग्रह के कारण बच्चों के साथ वहाँ भेदभाव किया जाता है, जिससे वे स्कूल ही नहीं जा पाते हैं। ये जब वहाँ पर आगे पढ़ा मैंने, ये जब वहाँ यादव है कोई, उन्होंने वहाँ स्कूल खोल ली, चाहे हरिजन के नाम पर, और वहाँ वो स्कूल तो खोलनी नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने खाली जमीन हथियानी थी। वो जब स्कूल भी नहीं बना था, तब बच्चों ने ये शिकायत की थी। बच्चा रो रो के घर गया है कि मुझे जो है मुसहर कहकर
मुझे छिड़ाया गया और वह बच्चा जातीय दुत्कार से इतना पीड़ित हुआ कि रोने लगा। प्रेरणा केंद्र के खुल जाने से बच्चों में आत्मविश्वास और सम्मान की भावना जगी। आसम तारा जी, किरण बालाजी, नरदेश्वर जी ने बच्चों को पढ़ाया। फूड फॉर द हंगरी फाउंडेशन दिल्ली की जो है वो मैं प्रशंसा करता हूँ इनकी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि जो 200 ग्राम पौष्टिक आहार प्रतिदिन बच्चों को खिलाना शुरू किया। संगीता जी का प्रेरणा केंद्र को समय देना सराहनीय कार्य है। रावत जी के साथ तर्कवादी विचारधारा के धनी प्रोफेसर नरेंद्र नायक जी लगातार समय देते हैं। अब मैं प्रेरणा केंद्र का उद्घाटन जो है 7 मार्च 2009 को हुआ। कनाडा से आए ब्रूस मूर ने उद्घाटन किया। ये बड़े प्रभावित हुए। 400 से भी अधिक लोग इस कार्यक्रम में थे। प्रेरणा केंद्र की स्थापना के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो मैंने नोट किए हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि एक तो अंधविश्वास समाप्त हो, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो, भूमिहीनों को जागरूक किया जाए, शिक्षा के प्रति लगाव उत्पन्न करना है ताकि वे सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकें, कानूनी लड़ाई लड़कर न्याय दिलाना ये प्रेरणा केंद्र का उद्देश्य है। समाज को स्वावलंबी बनाना, आपने बहुत सारा काम किया है और रावत जी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। आपने मुर्गी पालन खोला, आपने सुअर पालन खोला, आपने गाय भैंसों का पालन खोला। दिक्कतें भी आई आपको, सफलताएं भी मिली आपको, लेकिन आपने उन लोगों को स्वावलंबी बनाया। जो सिलाई मशीन ली आपने, तो बड़ा प्रशंसनीय कार्य है आपका। तो प्रेरणा केंद्र में जो है वो समाज में समानता लाना है। आपका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताना है, स्वास्थ्य के प्रति उनको सचेत करना है, भूमि अधिकारों के लिए समुदायों को जागरूक करना है। मलबावर गांव में बिजली नहीं है, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लेकिन आज जब प्रेरणा केंद्र ने वहां पर कार्य करना शुरू किया तो वहाँ बिजली है, सोलर लाइटें हैं, वहाँ सड़कें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपने क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले महिला स्वावलंबन केंद्र की स्थापना की, कि जिसका उद्घाटन 2014 अगस्त में महिला आयोग की सदस्य जो है सुश्री हेमलता खेरिया जी ने किया। इसमें गौ पालन, पशुपालन का बीड़ा उठाया, मुर्गी पालन में आपको असफलताएं मिली, लेकिन बाद में आप सफल हुए। विभिन्न दिवसों का एक बहुत अच्छी पहल की है रावत जी आपने, कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और राष्ट्रीय पर्वों के साथ साथ ज्योतिबाई फुले जयंती, सावित्रीबाई फुले जयंती, महिला दिवस, पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, विश्व खाद्य दिवस, बाबा साहब अम्बेडकर दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस आदि केंद्र मनाता आ रहा है। इन महापरिनिर्वाण दिवस जो है मनाना तो भारत देश को चाहिए। अम्बेडकर जयंती जो है बड़े उत्साह, बड़े धूमधाम से मनाई जानी चाहिए, लेकिन सरकार की भी इसमें कतराती है और सरकार भी इसमें दुराग्रह करती है, लेकिन आप कर रहे हैं तो ये आपकी महानता है रावत जी। इन जयंती मनाने के कारण मलबावर गांव में अनेक परिवर्तन आ गए। आपको बहुत अच्छे विचारधारा है आपकी, कि भाई हम महिलाओं को सबसे पहले बिठाएंगे, कुर्सी पर बैठाएंगे, उनको बोलना सिखाएंगे, उनमें समझ विकसित करेंगे। तो हम सबसे पहले जब भी कोई सभा होती है तो उन महिलाओं को जो वंचित कर दी गई हैं, जिनका आत्मविश्वास जो है निचोड़ कर निकाल दिया गया है, उनमें कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा जाए। ये आप बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे मौकों पर आप महिलाओं को सबसे ज्यादा मौका देते हैं। जब तक उनके अंदर बोलने की क्षमता पैदा नहीं होगी तब तक वो अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, और ये प्रेरणा केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। मैं उपलब्धियां बताना चाहूंगा। मलबावर गांव में सबके पक्के मकान बन गए हैं, जबकि वहां छप्पर तक नहीं थे, लेकिन जब आपने वहां जागरूकता फैलाई तो अब वहां सबके अपने पक्के मकान हैं, वहां इंदिरा आवास हैं। एसडीएफ के आ जाने से नई चेतना आई है, आत्मसम्मान बढ़ा है, उनमें आत्मसम्मान करना सीखा है उन्होंने। और मुद्रिका माई जी कहती हैं कि हमारे अंदर जो है बड़ा आत्मिक विकास हुआ है, आत्म गौरव की भावना पैदा हुई है। प्रेरणा केंद्र की वजह से सरकारी योजनाएं गांव तक पहुंच रही है। जितनी भी मनरेगा की योजनाएं हैं, जो
जो गरीबों को जो राशन मिलती है वो राशन वहां तक नहीं पहुंचती थी, अब पहुंच रही है। सरकारी अधिकारी अब वहां जाने लग गए हैं। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि पहले वहां मलबा वर्ग के लोग वहां एक छोटे से सिपाही को देखकर भी डर जाते थे, वो घबरा कर भाग जाते थे। लेकिन अब जो है प्रेरणा केंद्र के खुल जाने से, उनमें जागरूकता आ जाने से अब बड़े बड़े उच्च अधिकारी वहां जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनके साथ बोल रहे हैं। ये आपकी देन है। केंद्र में काम करके हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। अशिक्षा के कारण देखो, भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छा कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो फिर हम, जैसे अब मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, हम उत्तराखंड में हम लोग सो गए थे, हम सोए हुए थे, सोए हुए आदमी के हिस्से का सामान चोर भाग लूट कर भाग जाता है। ठीक इसी तरह हमारे आरक्षण पर भी जो है, वो हम सो गए, हम बेफिक्र हो गए, हमने कहा हम बस हम नींद आ गई और हमारा वो बर्तन ही उठा कर ले गए। ठीक, अब लड़ाई लड़ रहे हैं हम उसके लिए। तो ये अशिक्षा है हम लोगों में। हम लोग उस तरह से जागरूक नहीं हो पाए जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर हमको करना चाहते थे। तो जो बुच्ची देवी का कहना है कि मदुराई ने मजदूरी देते समय स्टम्प पेपर पर साइन करवा दिए और उनकी पूरी जमीन हड़प दी अंगूठा लगवा कर। तो ये पूरे भारतवर्ष की कहानी है। ये बारबरा कोडिस्पोटी जी, उनकी उन्होंने जब लोगों की आंखों में भूख देखी, तो मतलब जो दयालु आदमी होता है, जो बहुत मतलब करुणामयी जिसको कहते हैं हम, आंसू उसी के आंखों में आते हैं, निष्ठुर व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं आते हैं। भारत सरकार, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, इनकी आंखें पत्थर की आंखें हैं, इनके दिल पत्थर के हैं। विदेशी हमारी स्थिति को देख करके कांप जाता है और हमारे देश के लोग हंसते हैं हमको देख करके। तो जब उन्होंने मुसर समुदाय के लोगों की आंखों में भूख और मौत देखी, तो भीतर से हिल गई बारबरा जी। और फिर जब दूसरी बार वो बारबरा आई, तो प्रेरणा केंद्र में बच्चों को पढ़ते देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता भी हुई। बारबरा को रावत जी के कामों की, बारबरा जी ने रावत जी के कामों की बहुत बहुत प्रशंसा की है। ब्रूस मूर जो कनाडा के हैं, रावत जी मानवतावादी विचारधारा के हैं, वे संविधान सम्मत बात करते हैं। आज जब संविधान को खत्म करने का कुछ चक्कर चलाया जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में भारत में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितों की बात करना ही सच्ची मानवता है। वे विश्व स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जनता के हितों की बात करते हैं। ये जो यादव, पुष्पा, ब्राह्मण, इन्होंने विद्यालय के नाम पर मैं पहले भी जिक्र किया था कि 10 कट्टा जमीन, हरिजनों की 10 कट्टा जमीन हड़प ली थी। विद्यालय बना भी नहीं था कि मुसलमान बच्चों के साथ भेदभाव शुरू हो गया। 11 साल की न्यायिक लड़ाई लड़ने के बाद वे अपनी जमीन को सामंतीवादी चुंगल से, सामंतीवादी सोच से और ताकत से बचा पाए। रामावती देवी जी जो जीवन भर संघर्ष करती रही, उन्होंने अपनी जमीन के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, अपने अपने ही लोगों से, अपने ही लोगों के बीच फंस गई और अपने ही लोगों ने उन्हें बहुत धोखा दे दिया। तो जो बड़े माफिया बच जाते हैं, किंतु जो छोटे लोग हैं, यहाँ हमारे गांव में भी है कि जो कच्ची शराब बनाता है गांव में, वो उसको पटवारी पकड़ कर ले जाता है, पीट पाट के और वो जेल में डाल देता है। लेकिन जो असली माफिया हैं शराब के, जो खरबों में कमाते हैं, उनका बाल बांक का भी नहीं होता है। ये उदाहरण आपने यहाँ मलवावर गांव का दिया है कि उन पर गैंगस्टर लग गया, भूमि मुसरों पर एक्ट लगाकर पुलिस पकड़ कर ले गई। ये बड़ा मतलब संगीन काम है। और 7 महीने तक उनको जेल में रखा गया, 7 महीना 19 दिन उनको जेल में रखा गया बिना वजह। तो क्या है, रामचंद्र जी जैसे लोगों की संगठन ने यहाँ भी रामचंद्र जी जैसे लोगों की मदद की। मुसर समुदाय में जो है मायावती जी नहीं पहुंच पाई। मुझे बड़ी हंसी आई, ये मायावती जी बहुजन समाज को लेकर चल रही हैं और बहुजन
समाज में उन्होंने ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया है। उस समय पूरा हमारा दलित समाज बहन जी से बहुत क्षुब्ध हुआ, बहुत दुखी हुआ। ये किया था, इन कठिनाइयों से वो गुजरे और उन्हीं को आप उस राजनीतिक लपेट में लेकर खैर उससे छवि उन्हीं की धूमिल हुई है। लेकिन वो जब कहा समाज के गांव तक पहुंच गई थी तो मलबावर भी वो क्या कनेक्शन ढीला हो रहा लगता है। आवाज नहीं आ रही है क्लियर, बीच बीच में रुक के आ रही है। बहुत ये 5G का कमाल है ना। 5G आ गया। डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम होता ना मीटिंग्स में, इसलिए जा पाई। तो ये अभी मैं वो हेलो रावत जी, हेलो। हाँ महेश जी बोले। हाँ जी रावत जी। अब इसके आगे मैं पढ़ ही रहा था। अच्छा। कुल मिलाकर पूरी किताब आपने बेहतरीन लिखी है। हाँ थोड़ा एक मैं जरा वो आलोचना समझे इसे या संशोधन समझे, शाब्दिक त्रुटियां बहुत हुई हैं और वो हो सकता है वो फांट के कारण हुई है, क्योंकि हिंदी टाइप की आपको भी प्रॉब्लम है। और चूंकि हम जो है भाषा जो है वो बहुत शुद्ध लिखते हैं। मैं तो गढ़वाली लिखता हूँ और गढ़वाली हिंदी से लिखने से बहुत ज्यादा टफ होती है। जी जी तो हाँ थोड़ा बहुत तो शब्दों में त्रुटि आ गई है। लेकिन अगर इसको आप उसमें करेंगे इंग्लिश में किताब के रूप में निकालेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं हिंदी में टाइप करके, अगर हिंदी में ही छपवाएंगे इसको हार्ड उसमें कॉपी में, तो फिर मैं टाइप करूंगा इसको। नहीं चलिए बहुत है तो छपेगी हिंदी में ही। और आपको टाइप करने का क्या, इसको फोन को कन्वर्ट करके जैसे भी हो सकता है, आपको मेहनत ना करनी पड़े। असल में क्या है कि ये बात तो हम लोग स्वीकार कर चुके हैं कि देखिए हिंदी में प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक जितना मैंने लिखा बहुत ज्यादा वो अंग्रेजी में लिखा, और वो उसका ठीक है, उसका एक अलग अलग क्षेत्र है, अलग लोग हैं पढ़ने लिखने वाले, और वो जरूरी है। लेकिन हिंदी में अपने समाज के लिए क्योंकि चीजें जाननी चाहिए। हमारे सामने समस्या हिंदी की ये है कि जैसे इंग्लिश का फ़ॉन्ट होता है, कहीं भी आ जाता है, उसकी ट्रांसलेशन या उसके एक फ़ॉन्ट से दूसरे फ़ॉन्ट में जाने में इंग्लिश में कोई आपका शब्द बदल नहीं जाता। हिंदी में क्या है कि ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं इसमें कि अगर आपका फ़ॉन्ट कुछ और है, और हम लोगों को तो हिंदी का टाइप आता नहीं, गूगल के जरिए हमने जो कुछ सीखा, इसी कारण उसमें गलतियां हुई हैं। अब उसके दूसरे साइड में ये है कि वो विवेक जी बैठे हैं मुंबई में, तो ये भी हिंदी से इनका हाथ बड़े मजबूत है हिंदी में। तो अब तो दोनों मजबूत। हिंदी का जितना अच्छा इम्पैक्ट जाता है सोसाइटी में, किसी भी विचार का हिंदी में जब वो करके भेजता है आदमी, तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो मतलब ओवरऑल, चाहे वो किसी तो वो बहुत ही अच्छा उसका प्रभाव रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ साथी होने चाहिए, थोड़ा सी जो हमारी जो है ना ये एडिटोरियल पोजीशन इसको करके, जैसे प्रूफ रीडिंग वगैरह का जो काम है या थोड़ा बहुत, तो एक बहुत हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि हम कोई इसमें हिंदी लेखन के जरिए कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, और ये केवल ये है कि लोगों तक पहुंचे बात। और इसलिए तो आपका सहयोग रहेगा तो हम इस पे करेंगे काम। जी 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 जी। तो रावत जी ये मतलब किताब पढ़ने में मुझे जरा काफी टाइम लगा, आपने समय दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। किताब पढ़ने का क्योंकि मैं अभी सुबह मैं जो पीएससी की बैठक थी उसमें था और मैं भूल गया कि आपका अभी यहाँ प्रोग्राम है। तब सुबह 7 बजे से तक उस कार्यक्रम में थे, फिर 2 घंटे जरा नहाने धोने में लग गए, तब रावत जी मुझसे जो कुछ भी भूलें हुई होंगी मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपका कार्य जो है वो अतुलनीय कार्य है, अमूल्य कार्य है, उसको शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है।
अरे महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग ही कार्य हैं, सब लोग मिलकर के जो है उसको करना है, और हम लोग जो है मैं कोई अलग से नहीं हूँ, कहीं से भी नहीं। तो इसलिए जो एक चीज का मैं सबको वो बोलूंगा, एक किताब थी वो आई, बेबी ताई कामले। अब महाराष्ट्र से बाहर कितने लोग उनको जानते हैं शायद मुझे नहीं पता, लेकिन बेबी ताई कामले बहुत बड़ी अम्बेडकरवादी थी महाराष्ट्र से, और उनकी एक आत्मकथा थी। वो अंग्रेजी में मेरे को मिली, मेरे को पता नहीं मराठी में उसका क्या नाम था, द प्रिजन वी ब्रोक, जो जेल को हमने तोड़ा, या जेल का मतलब था समाज की जो बेड़ियां होती हैं वो, पिंजड़ा तोड़ के निकलना। वो पूरी किताब जो उनकी आत्मकथा थी उसमें कहीं भी उनके बारे में नहीं था, पूरे आंदोलन के बारे में थी। तो असल में क्या है कि आत्मकथाएं बहुत सी आ रही हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं आत्मकथाएं आती हैं, और आत्मकथाएं अपने तक ही सीमित हो जाती हैं। और जैसे कई लोग बोल रहे थे, भंवर जी बोल रहे थे कि एक जो विक्टिमाइजेशन का जो वो होता है, विक्टिम, तो वो बहुत ज्यादा आत्मकथाओं में आता है। ये भाई मैंने मार खाई, मेरे को पीटा, मेरे को ये किया, तो वो भी एक पक्ष है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा समाज को तो कोई प्रेरणा उससे ज्यादा नहीं मिलती। तो मैं थोड़ा इन चीजों से डरता भी हूँ। कहीं मैं सोचता हूँ कि समाज का जो पूरा स्ट्रगल है, संघर्ष है, और जो लड़ाई है वो भी आनी चाहिए। तो ये जरूरी है कि ऐसी आवाजें हम लोग खड़ी करें, और उम्मीद करें कि उनकी आवाज, उनकी जो पूरी अनुभव हैं लोगों के आए। तो ये तो प्रयास रहेगा, और आपका सहयोग भी चाहिए, सभी का चाहिए निसंदेह। नेगी जी कुछ बोलेंगे? नेगी जी आवाज आ रही है हमारी? नेगी जी का भी लगता है मोबाइल फोन बिल्कुल जाम में है। काफी देर से कुछ एक्टिविटी दिख नहीं रही है सर की। हाँ, वो लग रहा है कि हिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं। ठंड ज्यादा है, ठंड है उत्तराखंड में, अभी ठंड काफी है। हेलो नेगी सर। हेलो जी, अभी कौन बात कर रहा है? नेगी जी बात कर रहे हैं? नहीं, अच्छा विजय जी आ गए? हाँ, मैं आ गया हूँ। आइए, आपका स्वागत है, आइए। स्वागत है सर, स्वागत है, आइए। विजय जी जो है कहाँ, बम्बई में, दिल्ली में? अभी बम्बई में हूँ, दिल्ली छोड़ दी। अच्छा, चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप अपनी बात को रखें, और मनोबर आपका इंतजार कर रहा है, कभी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद साहब। तो ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ मेरी। हेलो, थोड़ा बोलिए। हाँ जी सर। तो मेरी याद ऐसी है कि हमने रावत जी का नाम जो इलेक्टोरल कैंपेन से जब वो जुड़े हुए थे तब से सुन रखा था। विवेक जी और अनिल जी उनके बारे में बहुत तो मुझे बताया करते थे कि रावत जी ऐसा है, ये वो है। मैंने कभी उनको वैसे देखा नहीं था। पहली बार तो मैंने उनको प्रेरणा केंद्र में देखा, जब हम मलवाबार जब पहली बार पहुंचे थे, तब वहां पर उनको देखा। और जब एक्चुअली जब उस जगह पे हम पहुंचे, वो शहर से काफी दूर और अंदरूनी जगह है वैसे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद बड़ा ही आनंद और अचरज दोनों हुआ मुझे। और इससे पहले कि हमसे ये बात छूट जाए, हम इस मौके का फायदा लेते हुए एक बार संगीता जी और नेगी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि वहां पर उन्होंने हमारी जो व्यवस्था की थी वो बहुत ही अच्छी थी। 4 दिन ऐसे कटे मानो वहां से निकलने का कोई मन नहीं कर रहा था। तो संगीता जी, नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद उस व्यवस्था के लिए, और आप इस धन्यवाद को स्वीकार करें। हम फिर बाद में वहीं पर हमने सावित्रीबाई फुले की जयंती भी मनाई, और लोगों को इकट्ठा करने का जो प्रयास रावत जी ने किया था, उसकी जो पीड़ा और उसके पीछे की जो मेहनत है वो एक कार्यकर्ता ही जान सकता है और समझ सकता है। और उस जगह पर हमने देखा था वो वहाँ का परिसर पूरा, और वो जो कार्यक्रम किया था, वो जो जयंती की थी, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाई गई थी। और महाराष्ट्र के बाहर भी लोग सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाते हैं, यह देखकर बड़ा प्रसन्न लगा। और हमारी अपनी एक हौसला अफजाई हुई। हम वाकई में प्रेरणा केंद्र में आकर के उस समय प्रेरित हो गए। वहाँ 4 दिनों का हमारा वास था। उस
उस जगह पर जब रहे हमने, वहाँ पर वो गांव घूमे, वहाँ के लोगों से बातें की, उनकी कहानियां सुनी, और बस देखने में और सुनने में काफी बातें हमको इतना तो समझ में आ गया कि रावत जी ने यहाँ पर हर बात का तो लिख करके कोई सबूत के तौर पर तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन जो दिखता है काम वो दिखता है। तो देखने से काफी समझ में आ गया कि रावत जी ने बहुत ही ज्यादा काम किया है। तो भले ही जातिवाद के खिलाफ उन्होंने जो जोर का नारा लगाया है, लेकिन उसके इर्द गिर्द को जो इस इर्द गिर्द का जो सामाजिक कार्य करना पड़ता है, वो बहुत ही बखूबी करते हैं। और भी अलग अलग विषयों के बारे में जो काम किया है, खास करके जमीन का एक मुद्दा है, उनके ऊपर उनकी एक किताब है, वो मैंने देखी थी। सफाई कर्मचारियों के बारे में मैं एक ईमेल भी पढ़ा था उनका। इन सब में एक खास काम जो मैंने देखा कि जो इन्होंने अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता है, जिनकी अब उम्र हुई है, जो और बाबा साहब के काम में जो जुड़े हुए थे, जिन्होंने कुछ योगदान दिया है, ऐसे लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया है और यूट्यूब पर एक प्रकार से एक जतन कर दिया उसको। तो जिस प्रकार से या जिस प्रकार का अलग अलग रूप में लिखावट के माध्यम से हो, चाहे अपने भाषणों के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से हो, जो काम उन्होंने रचा है वो बहुत ही विश्वास दिलाता है। और एक को मतलब किसी को अगर कोई कार्य करता हो तो इस तरह से कार्य वाकई में किसी को रचना चाहिए, ऐसा एक अलग से प्रेरणा देता है। तो पिछले साल मैं उन्हें दिल्ली में एक दिल्ली स्थित मॉडर्न कैफे में मिला था। बड़ा आनंद हुआ उनको, पहले तो उनको देख के ही बड़ा आनंद हुआ, इतने सालों के बाद मैं मिल रहा था। वैसे बीच में एक दो बार नागपुर में मिले थे दीक्षा भूमि में, लेकिन फिर वैसे मुलाकात हुई नहीं। और देखा कि उस समय भी वो मूवमेंट को लेकर के काफी बातें कर रहे थे, अलग अलग उसके पहलू बता रहे थे। हम दोनों ने इकट्ठा वहाँ नाश्ता किया, थोड़ा चाय वो कॉफी वगैरह ली, और फिर जब वहां से भी निकला मैं, तो उन्हीं की बातें लेकर के उन्हीं के मतलब मन ही मन में वही चर्चा घूम रही थी, और बड़ा ही प्रसन्न होकर के मैं प्रेरित होकर के निकला वहां से। तो मैं रावत जी को उनके इस काम की बधाई दूंगा, जो उन्होंने इतना अब तक का काम किया है, और जो उनका आग्रह है कि हम उनके साथ जुड़े, जो कि हम पहले से उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उतना जोर नहीं अभी पकड़ पा रहे हैं। ये मेरी शिकायत अपने आप से है, उन्होंने कभी शिकायत की नहीं वैसे, उन्होंने ये मेरी शिकायत अपने आप से, और मैं उसमें सुधार भी करूंगा। यह मेरी मतलब अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि रावत जी को ये बात भी बता दे कि जहाँ पर हम अपना एक हॉस्टल चला रहे हैं महाराष्ट्र में, वहाँ के जो कमेटी मेंबर्स है उनके साथ भी, और बीच में कभी मैंने अनिल जी के साथ भी एक बार बात की थी कि हमारी जो वहाँ पर जगह है, वहाँ पर प्रेरणा केंद्र का कोई एक या रावत जी जो चाहते वैसा कोई केंद्र खड़ा किया जा सकता है क्या, उसके ऊपर बात करें। तो ये बात हमारी वैसे आपस में पूरी नहीं हो पाई अभी, और उसे लगभग 6-8 महीने या उससे थोड़ा सा ज्यादा समय हुआ होगा जो मैंने बात की है। तो इस बात पर हम विचार कर रहे हैं कि किस तरह से रावत जी के साथ महाराष्ट्र में रह करके हम यहाँ उस तरह का कोई प्रेरणा केंद्र शुरू करके किस तरह से इनके काम में जुड़े रहे, ऐसा हम देख रहे हैं और उसके ऊपर बात चल रही है। खैर अब मैं तुरंत इमीडिएटली इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ कि कमेटी में और भी लोग हैं और उनका भी उसमें क्या योगदान होगा, वो कैसे उसमें अपने आप को ढालेंगे, वो एक मतलब अपने आप में देखने वाली बात है। तो रावत जी मैं यही कहूँगा, थोड़ा मुश्किल था मुझे आज का, मुझे डर भी था कि ये सेमिनार छूट ना जाए, आपका ये वेबिनार छूट ना जाए, लेकिन वो मेरा दूसरा एक जो सेशन था वो खत्म करके मैं आ गया। अब मैंने लगातार बिल्कुल 12 बजे नहीं मैं लॉग इन कर पाया, लेकिन 12:50 से मैं लॉग इन कर पाया हूँ, और एक तरफ मैंने स्पीकर पे चालू रखा था, जितना कान पढ़ रहा था। काफी लोगों ने कई बातें कही और वाकई में मैं मतलब पूरी तरह से गदगद हुई इस वक्त कि जो आपने काम किया और इतने लोग आपसे जुड़े और एक अलग ही प्रकार की प्रेरणा देके जाता है ये। तो रावत जी ऑल द बेस्ट और थैंक यू, हमें भी यहाँ पर अपना कुछ कहने का मौका मिला है
और हमारे जरिए भी रावत जी क्या है शायद आपको अलग तरीके से लोगों को दिखा होगा। तो धन्यवाद रावत जी, थैंक यू। थैंक यू विजय जी, बहुत अच्छा लगा आप पहुंचे भी और बात भी की। देखिए ये तो एक बहाना था, क्योंकि मैं बहुत समय से बोलता हूँ कि भाई हम लोग को लगातार मिलना चाहिए, और ये अभी आज इनफैक्ट मेरे लिए थोड़ा सी मुश्किल इसलिए था कि आज हैदराबाद में एक हमारे बहुत ही जानने वाले, जिनके पास में मैं एक्चुअल में जनवरी में जो लास्ट मेरी यात्रा हुई है वो हैदराबाद में उनके घर पर रहा था, उनकी कोरोना से डेथ हो गई। और वो एक बहुत बड़े वहाँ के मतलब बहुजन विचारक थे, ऊषा संभाशिव राव। और उनका एक समझ लीजिए कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी लाइफ का पूरा पैसा लगा के उन्होंने एक चैनल खोला वहाँ पर। उनके यहाँ पर उनका एक अपना घर था, और हैदराबाद के अंदर उन्होंने उस घर को मतलब डुप्लेक्स फ्लैट था, तो ऊपर का पूरा फ्लैट जो था बहुजन बहुल वॉइसेस कुछ इस टाइप का था नाम। सर वो एडवोकेट है क्या? एडवोकेट नहीं, वो एक्टिविस्ट थे। उनकी वाइफ शायद ऑफिसर थी इनकम टैक्स में, और वो रिटायरमेंट के बाद वो भी शायद ये एमएलए वगैरह रहे हों किस टाइम पे। नहीं, क्योंकि ये जो अरुंधति राय ने जो किताब लिखी थी उसके खिलाफ कुछ लोग जुड़े हुए थे, जो वहाँ पर जो कार्तिक नवायान वगैरह है उनके साथ मैं भी था उस समय। अच्छा, तो हो सकता है हाँ वैसा। वो ही वाज वेरी नोन इंटेलेक्चुअल। यस। तो वो मतलब वहाँ पर उनका काफी अच्छा नाम है तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के अंदर। और एक चैनल उनका चलता था देसी दिशा के नाम से। तो वो देसी दिशा मतलब पूरा जो आज की हालात है उस पर किस प्रकार की वो है। तो सुबह सुबह अचानक ही पता चला, तो फिर बड़ा मूड भी खराब हुआ कि देखिए एक व्यक्ति को हम, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है, इसीलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि अभी जो लोग हैं उनको सबको अपने बहुत ज्यादा एक दूसरे से शिकायतें नहीं करनी चाहिए, बल्कि जितना शिकायत हो चुकी है उसको खत्म करके एक बार फिर जो प्यार से जितना मिल सके। लाइफ का कोई पता नहीं है कहाँ पर किसकी गाड़ी रुक जाए। मतलब हम तो चाहते हैं कि सबके आगे बढ़ते रहे हम सब लोग जो है, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये आज का जो दौर है वो बहुत खराब है। और इस खराब दौर में मैं बार बार पता नहीं कब से लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि प्रेरणा केंद्र का मतलब ये नहीं था कि हम कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं या हमारा कोई बहुत ऐसा एजेंडा है, बल्कि मैं बोलता हूँ हम लोग सब अपने सबके जो है कुछ विचार अच्छे ही हैं। मतलब होगा कुछ ईगो पर्सनल हो सकती है लोगों की आपस में जब मिलते हैं, तो हमारे देश के अंदर तो ईगो बहुत ज्यादा मैटर करता ना। हाँ, लेकिन ये उसको छोड़ दें अगर, तो बैठो बात करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। सब जितने सामाजिक कार्य करता है वो अपने घरों में परेशानी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब खुश रहते होंगे उनके घरों में, थोड़ा बहुत है, लेकिन ज्यादा सबके अपने अपने विचार जो होते हैं जब कहीं एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। और हमने कम से कम जितना भी कोशिश किया कि बिल्कुल आप जो है आपस इसको खुलापन रखें, इसमें विचारधारा में कोई उसको इस तरह से ना रखें कि जो कुंठित मानसिकता विकसित हो, और फिर आप जो है बहुत, इसलिए वो खुलापन हमने हमेशा रखा वहां पर। जो लोग उसी कारण से साथी आगे भी बढ़े, लेकिन जो साथी आगे बढ़े उसके बाद पीछे से आगे नहीं निकालना चाहते किसी को, तो ये एक परेशानी होती है। जब आप आगे बढ़ते हो तो औरों को भी आगे बढ़ने का मौका दो भाई, औरों को भी स्पेस दो, औरों को भी लाने का मौका दो। लेकिन होता ये है कि वो अटक के सोचते हैं कि भाई इससे आगे ना बढ़े। तो वो जैसे गांधी जी के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला ना कि गांधी बड़े आदमी हो सकते हैं, लेकिन कई बार बड़े लोग बड़ी गलतियां करते हैं, और कई बार ऐसे बड़े लोग जो है वो समाज के लिए बड़ा जो है खतरा भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हट धर्मिता से नुकसान होता है ना। बड़े आदमी को आप कुछ बोल नहीं सकते, इसीलिए कई बार जो होता है हमारे यहाँ पर आते चाचा ताऊ मामा सब आते थे, तो हमको लगता था कि युवा लोग जो है अपने चाचाओं के सामने, ताऊओं के सामने, मामाओं के सामने कुछ बोलने पाएंगे। तो उसकी कोशिश हमने की फिर युवाओं को आगे निकालने का कि भाई चलो तुम आओ, अपनी बात को रखो, अलग अलग किया। तो ये जो थोड़ा सी यही प्रयास हम अभी भी मैं चाहता हूँ, और कि हम लोग मिलते जुलते रहें। देखिए महेश जी ने बोला कि मेरे को कैसे मिला, तो वो एक मेरा अलग संघर्ष है। वो चीजों का चीज जो है मैं ऐसा आसानी से जो है इस पूरे आंदोलन में आदमी आता नहीं है, और उसके पीछे एक बड़ा मतलब वो दर्द भी है, पेन भी है, वो सब चीज होता है, घरों का है जब आ करके। तो संघर्ष जो है हर एक आदमी के अलग अलग किस्म के होते हैं। मैंने वो चीज देखी है कि भाई जब जिन लोगों के घर में तो माँ बाप होते हैं, जिन्हें घर में रिश्तेदार होते हैं, उनको बहुत अच्छा रहता है। तो कई लोग जो वैसे बाहर निकलते हैं
उनके पास में कुछ नहीं होता उस प्रकार से, वो पूंजी नहीं होती है घर की, रिश्तों की, आज ये गांव की। अब जिनके गांव हैं, जो अपने गांव में हैं, हमारे पास अपना गांव बोलने के लिए भी नहीं है, कहने के लिए भी नहीं, तो वो चीजें होती है। तो क्या होता है कि हमको लगा कि दुनिया में जो मिल जाए, जो लोग साथ में है, वही सबसे बढ़िया है। जो आपके वैचारिक साथी हो सकते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके इमीडिएटली कंसर्न रखते हैं, वही आपके हो सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों के साथ में मैं रहा, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि साहब इतने सालों, मैंने कहा जिनके साथ में रहा वही हमारे हैं, जो जिनके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके साथ हम बैठे हैं। और मेरा जो है, मैं समझता हूँ कि 99% टाइम जो है इन्हीं लोगों के साथ में जाता है। 1% टाइम भी मेरा तथाकथित जो हमारा, जिसको हम घर बोल सकते हैं उधर का, गांव का, उसके साथ में नहीं जाता, 1% भी नहीं जाता वो। तो इसलिए जो है ये एक बहुत बड़ा दर्द भी होता है। मतलब जो कल मेरे को एक मैं बात कर रहा था एक हमारे अफ्रीका से, क्योंकि अभी आप देखेंगे कई मेरे जो इंटरव्यूज हैं वो अफ्रीकन से हैं। अभी हमने रेस कास्ट को लेकर के, कल एक मैं महिला से बात कर रहा था दक्षिणी अफ्रीका में, कम से कम 2.5 घंटे का इंटरव्यू, बहुत बेहतरीन। तो वही बात, ये बात करते करते आई कि जब आप विस्थापित आदमी होता है घर से, डिस्प्लेस यानी कि जब माइग्रेट करके जाते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी कहाँ रहती है? अगर हम अपने गांव छोड़ के दिल्ली आते हैं, कौन सी आइडेंटिटी लेके आते हैं? कुछ आइडेंटिटी नहीं रहती है हमारी, सब खत्म रहती है वहां पर। और गांव में जो चौधरी है वो सबसे बड़ा चौधरी है आज की डेट पे। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि सब लोग को जितना अब हमारे पास में जितना हो सकता है इन टर्म्स ऑफ हमारी स्ट्रेंथ या नॉलेज या जो भी हम समझ लें एक्सपीरियंस, मैं उसको शेयर करने को तैयार हूँ लोगों के साथ में कि भाई आओ बैठो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब इतने साल में काम करने के बाद बहुत सारा कि लोग बोले कि यार हमको आपसे नॉलेज चाहिए। वो जो चीज है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको मैं चाहता हूँ कि हमारे साथी आए, वो बोले कि भाई चलो भाई, युवा जो पीढ़ी है वो बोले कि हाँ सर हम आपसे ये सीखना चाहते हैं, हमको आप ये टाइम दीजिए। वो टाइम का जो है वो अपने यहाँ पे नहीं है। मतलब मैं तमिलनाडु जाता हूँ तो लोग मेरे साथ में घंटों बैठने को तैयार हैं। जो यूथ है, जो कोई फिल्म मेकर है, कोई राइटर है, वो बैठने को तैयार है, शाम को छोड़ेंगे नहीं साथ में। बंगाल में है हमारे साथी नहीं है, बंगाल में मैं एक जगह रहा, शाम को रात भर लोग चाहते थे कि कुछ बताएं, कुछ बात करें, क्रिएटिव लोग है, कुछ कोई नहीं करेगा। वो चीज मैं उत्तर प्रदेश में देखना चाहता था, बिहार में देखना चाहता, असल में हमारे इवन उत्तराखंड में भी। तो वो चीज मुझे नहीं दिखाई देती अभी भी। वो थोड़ा निराशाजनक स्थिति होता है। एक्टिविज्म वो सब ठीक, अच्छी बात है, वो होना चाहिए। उसमें भाई एक्टिविस्ट आप मजबूत कब बनेंगे? तभी तो बनेंगे जब आपकी वैचारिक मजबूती होगी। जब वैचारिक मजबूती नहीं होगी तो कभी आप मजबूत नहीं हो सकते। वो वैचारिक आज जो पार्टियां टूट रही हैं तथाकथित जल्दी जल्दी, जिसको दिखाई दे रहा है नोट जहां दिखाई दे रहे हैं वहां जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि राजनीतिक जो है वो गैर राजनीतिक हो गई है। राजनीति माने अराजनीतिक हो गई है। उसमें सब ऐसे लोग हैं जो केवल फिक्सर हैं, जो जुगाड़ करने वाले हैं, इधर से उधर जाने वाले हैं। इसलिए उसको जहां दिखाई देता वहां चला जाता है। तो हम एक ऐसा टीम तैयार करना चाहते हैं। मुझे पता है कि क्योंकि नहीं, इसी के साथ सर मुझे एक थोड़ा सा आप मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप इन विचारों को अगर आप दिशा दे सके जी, कि जो जैसे अब दुनिया भर के चौधरी इकट्ठा हो गए हैं कोरोना को लेकर के जी, और जो उन्होंने जो यहाँ पर जिस प्रकार का माहौल बना रखा है, आगे तो बड़ा ही समय धुंधला सा नजर आ रहा है। जो डिस्प्लेस्ड, खास करके जब आप कह रहे हो डिस्प्लेस्ड है, उनकी तो कोई मतलब उनकी तो कोई जगह ही नहीं रह गई। उस समय में इस मूवमेंट को कैसे चलाए, इस मूवमेंट को कैसे आगे ले, उसकी अपनी क्या दिशा हो सकती है, और इसको लेकर के हम जो भी युवा, जो भी अब इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए कि किस तरह का पैंतरा उनको अपनाना पड़ेगा कि वो इस मूवमेंट को बनाए रखे और आगे ही इसी प्रकार से सामाजिक कार्य चलता रहे समाज को। मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो हम लोगों के अंदर एक दूसरे को सुनने की क्षमता लानी पड़ेगी। तो सहन करने की जो क्षमता का अभाव है वो सबसे बड़ा है। मतलब मेरे सामने इतने लोगों ने काम किया है और मैं आंख बंद करके चीजें करता था कई बार कि भाई जैसे किसी ने कोई रिपोर्ट भेजी, किसी ने कोई बात बोली तो चलो भाई कोई बात नहीं, आता है। बिल्कुल सही हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना फ्रीडम का मैं बात कर रहा हूँ उस चीज को लेकर के, तो एक ये आवश्यक है कि हम लोग जो है कम से कम जो है वो जो दिलों से जो घृणा है ना उसको निकाल दें। घृणा जो है वो हमको ही मारती है, किसी दूसरे को नहीं मारती।
ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसने बहुत डैमेज किया है पूरे। अभी जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। मैं उसका रीजन बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया के जरिए क्या हो रहा है कि आदमी जो है अपने एजेंडे पे कम काम कर रहा है, दूसरे के एजेंडे में फिक्स हो जा रहा है, ज्यादा कर रहा है। बिल्कुल। अब उसमें क्या हो रहा है कि आपने सोचा कि फलाना मोदी, अखिलेश, आदित्यनाथ इस झगड़े में जो है, ठीक है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर एक आदमी को वो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है कि हर एक सोचता है, आप ट्विटर पे जो है लोग सोचते हैं कि हम जो है 10 रीट्वीट करा दें, 100 करा दें तो हम शायद एजेंडा फिक्सअप कर देंगे। तो आपका एजेंडा नहीं होने वाला फिक्स जब तक आपका मीडिया नहीं होगा। और यही सर, यही थोड़ी बात बताने की जरूरत है कि क्या आप, होता है अगर आप इंडिविजुअल हीरो बनते हैं और आपको जो है वो किसी को गाली दे देगा। अब उसने किसी मंत्री को गाली दे दी, किसी को बोल दिया, अब सुबह किसी ने FIR उसके खिलाफ कर दिया, अब आपको या तो उसके खिलाफ बोलना है या उसके पक्ष में बोलना है, मतलब आपका और कोई काम नहीं रह गया। यही बिल्कुल मेन पाथ से भटक गए। आप मेन बात से भटक रहे हैं, और आप मतलब उन लोगों का जो है, और वो जो ग्राउंड में करने वाला लोग है उसमें नहीं है वहाँ। जो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं उनमें कम है। मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप अपनी बात को फैलाने में करें ना। एक साथ जैसे आजकल न्यूज चैनल जैसे आजकल डिबेट करा के है ना लोगों को, हाँ बिल्कुल वही चीज सोशल मीडिया पे हो रही है आजकल। इसमें थोड़ा मैं एक जोड़ना चाहता था कि जैसे ये जो नेता है या जिसके खिलाफ जो लोग बोलते हैं वो तो अलग बात है, वो तो कभी बुरा मानता है या उसके पास वो बात पहुंचती नहीं पहुंचती पता नहीं चलता, लेकिन उसके आदमी का आदमी जो है ना वो आपस में लड़ झड़ के बिल्कुल बात जो है मोदी जी के पास कभी नहीं पहुंचेगी, बात मोदी के चेलों के पास रहेगी, और चेले जो है आपस में झगड़ के मर जाएंगे। चेले आपको पीट पाट के जो है वो FIR तक करा देंगे। वही हो रहा है, वही सारी चीज हो रही है। यूथ जो है वो उसमें फंस गया है, और उससे कई लोगों को ये बोल दिया कि भाई तुम सीधे करोगे तो आप किसी भी बड़े आदमी के जो है जिसकी फॉलोअर ज्यादा है उसके ट्विटर हैंडल पे जाके कुछ लिख दो या कुछ बोलो, अरे तुम क्या जानते हो, तुमने ऐसा कर दिया, ये मायावती का, वो मोदी का, वो इसका। तो क्या होता है, झगड़ा होता है, तो आपको जो लाइक्स ज्यादा मिलते हैं या आपको जो है, तो ये शहीद की जो बनने की इच्छा है, ये कोई बहुत काम की नहीं है। इस समय जो बहुत ऐसा काल है जो बहुत मेच्योरिटी का समय होना चाहिए, जो हम अपना समय जो है समाज के लिए लगातार देते रहें। ठीक है, अगर आपको पॉलिटिकल डिबेट करनी है तो आप पहले मजबूती से अपनी बात को ईमानदारी से फैक्ट्स के साथ आए, और फैक्ट के साथ में, तथ्यों के साथ में जब चीजों को ढंग से रखने की ऐसे तरीके से रखें ताकि बात जाए भी और गाली गलौज की भाषा ना हो। तो गाली गलौज की भाषा में जब हम आते हैं तो अब उस पर क्या हो रहा है कि जो रियल काम हो रहे हैं फिर वो नहीं आ पाते हैं। तो बहस होनी चाहिए कि जैसे आपके गांव में कुछ हो रहा है, आपके इलाके में कुछ है, आपने फेसबुक पर पोस्ट लिखा, उस पर बहस करें, या आपने कोई चीज देखी जो हमको नहीं पता है। अब जो पता आपको भी है, सबको पता है, उस चीज को देख के करेंगे क्या? अब सारे लोग मतलब आपस में कंपटीशन होता लोग। तो एक तो ये कि सोशल मीडिया पे आपके काम आने चाहिए, आपके विचार आने चाहिए कि मेरे को ऐसा लगता है ये काम होना चाहिए, हमारे इस चीज पे ये होना चाहिए। तो वो एक चीज होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का एजेंडा सोशल मीडिया पे गाली गलौज का होता है। अब गाली गलौज में फिर वो ये साबित करना चाहते हैं कि अगर मैं ज्यादा गाली करूंगा तो शायद मैं ज्यादा अम्बेडकरी हूँ या ज्यादा कम हूँ, ज्यादा हिंदुत्ववादी हूँ। तो उससे कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला। और एक उससे जो है, जो ग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं, अब जैसे सफाई कर्मचारियों का प्रश्न, मैंने अभी एक लेख लिखा था, अपने शायद कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, वो बहुत लंबा था क्योंकि मैं ये कोरोना टाइम पे जो है कुछ रिसर्च कर रहा था अपने तरीके से। तो वो रिसर्चेस ये है कि क्या हो रहा है, जैसे कोरोना में सफाई कर्मचारी की स्थिति क्या है, कोरोना के टाइम में माइग्रेशन की स्थिति क्या है, कोरोना के टाइम पे हेल्थ वर्कर्स का क्या कंडीशन है। और इसके लिए जो है मैं, क्योंकि पूरे देश भर के जो जितने पेपर्स हो सकते हैं, जो न्यूज रिपोर्ट्स होते हैं, उसके आधार पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे को कई लोगों ने बताया तो कि कोरोना में जो सफाई कर्मचारी की डेथ हो रही है, कैसे हो रही है। तो हमने कहा कि भाई आपका काम ये होना चाहिए कि आप उसको कम से कम जो डेटा अवेलेबल नहीं उसको अवेलेबल कराएं, कहाँ पर है, कितना हो रहा है। अगर उसको मीडिया नहीं देख रहा है तो आप उसको लिखें जा करके, फैक्ट फाइंडिंग करके। तो इससे क्या होगा कि एक चीज डॉक्यूमेंट आपके पास में आएगा कि भाई क्या हुआ, कहाँ पर। लेकिन उससे जो होता है कि लोग जो है उतना मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत करेंगे तो आधी करेंगे, आधी अधूरी करेंगे। कहीं वायलेंस हो रही है, जैसे पूरा हिंसा बढ़ी है,
तो उनको डॉक्यूमेंट किया जाए कितना है क्या है, तब तो आपके पास में एक फैक्ट रहेंगे कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थिति है, आज ये हो गया, इतने परसेंटेज है, इतना सफाई मजदूर हैं, इतना दलितों के हालात है। तो वो उस पर काम करना हमारे यहाँ जरूरी है। और जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार कि कोई भी काम इंस्टीट्यूशन के बगैर नहीं हो सकता है। और ये हकीकत बात है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर हों, ज्योतिबा फुले हों, पेरियार हों, सबने इस पे फोकस किया था। गांधी हों, नेहरू हों, भगत सिंह हों, लोहिया हों, आप अगर सबको देख रहे हैं, कॉमन थ्रेड ये है कि सबने जो है बहुत सोचा, सोचने वाले लोग हैं। अगर आप उनसे मतभेद भी रखते हैं तो मतभेद उनके विचारों के आधार पे लेके लगे। अब एक कैंपेन चल रहा था, गांधी को लेके एक कैंपेन चलने लग गया कि साहब वो बड़े रेसिस्ट हैं, वो है। ऐसा कैंपेन करके कोई फायदा आपको क्या मिलता है? आपके गांधी से मतभेद हो सकते हैं, ठीक है, मतभेद रखिए। अब गांधी को 24 घंटे गाली देके आपको कौन सा उससे उपलब्धि मिल जाएगी कि गांधी जातिवादी थे और घनघोर थे? तो इस प्रकार की कैंपेन चलते हैं और हम उससे फंस जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि गांधी को छोटा दिखा करके, ठीक है उनके डॉक्टर अम्बेडकर से मतभेद हैं, बहुत मतभेद हैं और हम सब जो जानते हैं उस चीज को, लेकिन मतभेदों के बावजूद भी गांधी का जो भारतीय आजादी के आंदोलन का योगदान को आप कम तो नहीं कर सकते। नकारा नहीं है, आप उसको नकार देंगे तो फिर कैसे वो चलेगा? वो तो है ही है। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को और बहुत सी दुनिया के बहुत से देशों ने उनके स्ट्रगल से सीखा भी है। तो आप उनके पॉलिटिक्स से सीखिए, आप उनको उसको जो उस लेवल पे मत आए कि डिबेट गटर लेवल पे चले जाए कि आप बोले कि हम गांधी की मूर्ति तोड़ने के लिए शुरू कर देंगे अभियान। तो ये मूर्ति तोड़ो अभियान, हम तो मूर्ति भूज बन जाके, हम तो किसी का मूर्ति नहीं चाहते, लेकिन अब बन गया किसी का तो उसको तोड़ने का जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी मूर्ति, अगर गांधी को आप नकारात्मक तरीके से भी देखना चाहते तो तभी देखेंगे जब उनकी मूर्ति होगी। तब ये देखेंगे कि भाई ये जैसे अभी पूरे अमेरिका के अंदर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम पे। तो वो एक चीज दूसरी है, जिनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही थी वो स्लेव्स ओनर थे, उन्होंने गुलाम खरीदे, 500,000 ऐसे लोग लेके आते थे। गांधी को उस कैटेगरी में थोड़ा रख सकते हैं आप। मैं गांधी तो थे, वो हिंदू वर्ण धर्म का आदमी था, वो उसको मानते थे, ठीक है, लेकिन कहीं ऑफिशियली गांधी ने ऐसा नहीं कहा कि दलितों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो आप उनके राइटिंग में या उनके काम में नहीं मिलेगा। आप उनकी धार्मिक जो विचारधारा है उसका विरोध कर सकते हैं ना, कि भाई उन्होंने कहा कि भाई शास्त्रों को चुनौती नहीं दी जा सकती। यही तो बाबा साहब के साथ मतभेद था ना। बिल्कुल। तो हमें बोल रहे हैं कि वो जो लोग हैं, इवन इंग्लैंड के अंदर तोड़ा लोगों ने, तो मैं इस पे सलाह दे रहा था कि भाई एक म्यूजियम बनना चाहिए, जिस म्यूजियम में इन सब लोगों की मूर्तियां होनी चाहिए जिन्होंने भी उल्टे काम किए, और लोगों को पता चलना चाहिए कि ये लोग ये हैं, इन्होंने ऐसा किया था और इसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। तो हॉल ऑफ शेम उसको बोलते हैं, हॉल ऑफ शेम। बिल्कुल, ये ऐसे जगह बने, हॉल ऑफ शेम, जहां पर ऐसे लोग, और गांधी के ऊपर भी विचार होने चाहिए कि भाई उनकी विचारधारा का कौन सा पक्ष हमको पसंद नहीं है। कोई भगवान नहीं है। बिल्कुल। अबे आज से कई सालों बाद बाबा साहब अम्बेडकर पे भी डिस्कस होगा, कई लोग करेंगे, अलग अलग किस्म से लोग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी का पॉलिटिकल व्यू से आप डिफर कर सकते हैं, लेकिन उनके पूरा सोच को लेकर के सोच से मतभेद हो सकते हैं। लेकिन अब बोलो कि उन्होंने काम ही नहीं किया या वो ऐसे थे, तो थोड़ा सी वो एक सवाल पे जो है वो, तो मेरा कहना है कि अगर आपको वो भी लगता है कि भाई बहुत सारे उनकी गलतियां आ रही हैं, तो तब भी उस पर अपनी एनर्जी मत लगाइए। अपनी एनर्जी जो अपने समाज को काम बनाने के लिए लगाए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि वो राष्ट्र पे हम लोग टाइम लगाते हैं। अब हमको पता है कि मैं नहीं मानता तो मैं नहीं जा रहा, अब नहीं जा रहा तो काहे को उस पर ज्यादा अपनी ऊर्जा लगाने। बहुत सारा समय जो है सोशल मीडिया पे गांधी और राम कृष्ण हिंदू धर्म इन चीजों पे ज्यादा लगता है। मुझे लगता है कि धर्म के जो धर्मांधता है उस पर हम बोलें, ऐसा नहीं कि उस पर ना बोलें, लेकिन जो खामखा की बहसें हैं, जैसे भगवान पे हम बोलते हैं, राम कृष्ण को लोग कहते हैं, अब ये सवाल जो है, अब लोग जो मानते हैं उनको मानने दीजिए। जिस दिन उनके बच्चे पढ़ेंगे अपना छोड़ देंगे। जो समाज में बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ इनसे धर्मांधता से दूर होने के तरीके एक ही हैं। अच्छा साहित्य अपने बच्चों को प्रोवाइड करें। गीता प्रेस गोरखपुर का साहित्य दोगे तो क्या पढ़ेगा वो? तो उसको उस पे हमला करने की जरूरत नहीं है। हमला से जो है आदमी और मजबूत होता है।
आप जिसको दुश्मन का बात करेंगे उस पे जितना आप वो, अभी पेरियार की मूर्ति पे संघियों ने हमला किया तमिलनाडु के अंदर, कल कोई किसी पे करेगा, फिर डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पे करते हैं। तो ये सब जो है बहस से हटने के तरीके होते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे ये होगा कि लोग अब बाबा साहब की मूर्ति पे हमला कर दिया, पेरियार की मूर्ति पे हमला कर दिया, कहीं गांधी पे कर दिया, कहीं नेहरू पे कर दिया, तो इससे कुछ नहीं होता। ये बहस से गायब करने के तरीके होते हैं। हमें यह है कि अब मूर्तियों से बाहर निकलना चाहिए। मूर्तियां बहुत है इस देश के अंदर, मंदिर भी बहुत है, मस्जिद भी बहुत है, गिरजा भी बहुत है। अब हम कोशिश करें कि ईमानदार बहस करें, थोड़ा लोगों के काम करें कुछ, और दूसरे लोग जो इस पे अपनी एनर्जी लगाते हैं उनको बोले कि भाई अब इस पे अपनी ऊर्जा मत लगाएं, ना तो उसको बनाने में लगानी चाहिए ना बिगाड़ने में लगाइए, क्योंकि उस झंझट से हम दूर रहेंगे तो अपना काम पे अपना टाइम दे पाएंगे। और उस पे लगे रहेंगे तो कभी ईमानदारी से हम समय नहीं दे पाएंगे जो समाज को देना हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैंने कोशिश किया कि मैं इन प्रकार की जिरहों से थोड़ा दूर रहूं, तभी मैं शायद जो मैंने काम किया उतना कर पाया। नहीं तो रोज कोई ना कोई चीज फेसबुक में डालता और लोग बोलते इतने लाइक मिल जाए, इतना नहीं मिल जाए, तो उससे शायद मुझे नहीं लगता कि हम समाज के लिए कुछ काम, सार्थक काम कुछ कर पाएंगे। जवाब देने में समय निकल जाता पूरा। जी 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 जी। तो कोई और भी कोई जुड़ रहे हैं? रमेश कुमार सिंह कौन है, कहाँ से? बहुत लंबा लेट, अच्छा शोभना शायद होंगी मेरे ख्याल से। तो मैं समझता हूँ कि काफी समय आप लोगों ने दे दिया, और सबने जो मलोबर गांव के लोग हैं शायद उनके तो मोबाइल ऑफ हो गए होंगे, क्योंकि वहां तो बारिश हो रही लगातार और ये एक समस्या हर जगह पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जुड़े रहें और मिलते रहें। और 31 तारीख को भी हमारा सफाई कर्मचारियों का एक कार्यक्रम है, तो उस पर भी अगर आप लोगों को समय मिले तो जुड़िए और बात करेंगे। और फिर बीच में हम जरूर कोई और समय निकालेंगे तो अपना आपस में चिंतन भी करना चाहिए और बहुत हल्का फुल्का भी बात करना चाहिए। हमेशा गंभीर नहीं रहना चाहिए। ये 24 घंटे गंभीर ने हमारे को खत्म कर दिया एक्चुअल में, तो थोड़ा हंसते खेलते रहना चाहिए। तो रामचंद्र प्रसाद जी, कुछ हंसने खेलने का, कुछ गाने गुने का कुछ है? इससे पहले समाप्त करें तो आप कुछ अच्छे से एक दो कुछ गीत सुना देंगे तो अच्छा रहेगा। गीत के साथ ही हम लोग निकल लेंगे। आपका अनम्यूट कीजिए माइक, आप बात कर रहे हैं। अनम्यूट कीजिए। हो गया? हाँ, जा रही है आवाज? आवाज जा रही है? हाँ आवाज तो जा रही है, लेकिन दिखाई तो म्यूट दे रहा है। अरे चलिए आप आ जाइए, कोई बात नहीं, बोलिए। आप बोलिए, सुनाई दे रहा है, सुनाइए। तो मैं कह रहा था कि ये जो बातें हुई बहुत अच्छे लगे। तमाम साथियों से आज हमारी पहली बार मुलाकात हुई, और ये तो हमारा जीवन ही हंसने खेलने का रहा है, और आज भी मैं उसी तरह से हूँ। तो आज का दशा क्या है उसी पर इस गीत को आप लोग सुने भी होंगे, और फिर मैं उसको सुनाता हूँ। छोटा सा है। सुख दर्पण दीवार के अंदर, दुख दर्पण चौराहे पर। सुख दर्पण दीवार के अंदर, दुख दर्पण चौराहे पर। देख अमीरों की खिड़की से लटके रेशम के पर्दे। देख अमीरों के खिड़की से के रेशम के पर्दे। एक दुल्हन मखमल पर सोए, एक गगन के साए में। एक दुल्हन मखमल पर सोए, एक गगन के साए में। अगला क्या है? आज
अभिनेता है, दलित नेता हो या सवर्ण नेता हो, मोदी जी हो, जोगी जी हो, भोगी जी हो, इस देश में 3 लोग शासन चला रहे हैं, संत, लंठ और महंत मिल करके। तो कहता है कवि कि आज का नेता अभिनेता है, बातें करता मतलब की, राशन है गोदाम के अंदर, भाषण है चौराहे पर, राशन है गोदाम के अंदर, भाषण है चौराहे पर। लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन नेता बातों ही बातों में बहुत कुछ देता है। सुख दर्पण दीवार के अंदर, दुख दर्पण चौराहे पर। और आगे क्या है, आज का परिदृश्य क्या है? आज की नारी डरी सहमी, खास करके दलित जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर है। आज की नारी डरी सहमी है, लाज बचे तो कैसे बचे, आज की नारी डरी सहमी है, लाज बचे तो कैसे बचे, एक भी मानो नजर नहीं आए, एक भी मानो नजर नहीं आए, 10 दानों चौराहे पर। सुख दर्पण दीवार के अंदर, दुख दर्पण चौराहे पर, दुख दर्पण चौराहे पर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबको एक बार फिर। और मिलेंगे हम लोग। आप आपने टाइम दिया सबने बहुत अच्छे से, और चर्चाएं करेंगे आगे भी, एक दूसरे से मिलते रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। तो थैंक यू आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जी, सबको जय भीम, जय इंसान, जय विज्ञान। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोले बोले प्रदीप। नहीं सर, मैं बस जय भीम बोल रहा था। थैंक यू। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू जी। थैंक यू।